सोचो, अगर एक ऐसा टावर मास्टर जिसने दुनिया बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी और फिर लौट कर आया एक कमजोर और बेकार मेज के रूप में। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यह है कि उसका खुद का टावर ही अब बर्बादी के कगार पर खड़ा है। अब सवाल यह है, क्या एक प्रॉब्लम चाइल्ड दोबारा सब पे राज कर पाएगा? ये बात जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो। तो वीडियो में हम देखते हैं आगे। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपने एमसी के अंदर तलवार घुसा हुआ होता है, उसके चारों तरफ सारे लोग मरे पड़े हुए होते हैं, उनके खून चारों तरफ जमीन पे होता है। अपना एमसी कहता है, अगर कोई जिंदा है तो मुझे जवाब दो, क्या यहाँ पे कोई सर्वाइवर है? अगर तुम बोल नहीं सके और तुम हिल डुल नहीं सके तो बस थोड़ा सा आवाज ही कर दो प्लीज। लेकिन उसको कुछ आवाज नहीं होता। फिर वो अपने मन में सोचता है, तो आखिर में यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरे अलावा, बस मैं ही एक सर्वाइवर बचा हूँ। फिर वो सामने देखता है, उसके सामने एक डीमन का कटा हुआ सर रहता है। हमें उस बंदे के बारे में अपना एमसी बताता है, वो इंसान जिसने डीमंस को पहली बार लीड किया था और ह्यूमैनिटी को कोलैप्स कर दिया था, और वो है द हाई प्रीस्ट। एक डीमन एक छोटे बच्चे को खाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अपना एमसी वहाँ पे मैजिक करता है, जिसकी वजह से वो डीमन टूट जाता है और वो बेबी को बचा लिया जाता है। फिर अपना एमसी अपना बात कंटिन्यू करके कहता है, हमारे जो वार था डीमंस के अगेंस्ट, उनमें से जो डीमनिक रियलम से आए थे और जो व्हाइट टावर के मेजेस थे जो कि मुझे फॉलो करते थे, उन्होंने अपना सारा कुछ यहाँ पे झोंक दिया ताकि ह्यूमैनिटी को फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सके। हम देखते हैं अपना एमसी और वो हाई प्रीस्ट के बीच में युद्ध हो रहा होता है। फिर अपना एमसी कहता है, अगर ये चीज हम नहीं करते तो इसे कोई भी नहीं कर पाता। लेकिन सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अपने एमसी के सामने एक लड़की आगे होती है। वो कहती है, अप्रैल 28 3:20 PM। वो लड़की कहती है, मैंने हाई प्रीस्ट के डेथ को कंफर्म कर लिया है। अपना एमसी उसको देख के कहता है, क्या एडना? हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है, वो है दुनिया का फाइनल ड्रैगन जो कि सब कुछ ऑब्जर्व करता है और हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखी है। उसका नाम है एडना सोल लपेस। वो लास्ट ड्रैगन कहती है, मैजिक टावर की टावर मास्टर, तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज है और एक बुरी न्यूज है। अपना एमसी कहता है, मुझे पहले बुरी न्यूज सुनना है। फिर वो लड़की कहती है, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था, डिमोनिक आर्मी व्हाइट टावर के अंदर घुस गए और उसी प्रोसेस में बहुत सारे मेजेस मारे गए और मेज टावर भी आधा डिस्ट्रॉय हो गया है और मेजेस और रिसर्च सोर्सेज भी अब बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं। फिर अपना एमसी उससे पूछता है, तो गुड न्यूज क्या है? फिर वो लास्ट ड्रैगन कहती है, गुड न्यूज ये है कि इंपीरियल फोर्सेस हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा पहले आ गए, इसलिए कुछ सर्वाइवर्स को उन्होंने सेव कर लिया, इंक्लूडिंग तुम्हारे डिसाइपल्स। फिर अपना एमसी कहता है, चलो ये अच्छी बात है। फिर वो लड़की कहती है, क्या तुम आज की चॉइस को रिग्रेट करते हो? फिर अपना एमसी कहता है, नहीं, मैं इसे रिग्रेट नहीं करता। जो भी लोग यहाँ पे आए थे मैंने ही उन्हें सिलेक्ट किया था और यहाँ पे लाया था। मैं उन लोगों के सामने ये कभी नहीं कह सकता कि मैं चॉइस को रिग्रेट करता हूँ। फिर वो लास्ट ड्रैगन कहती है, क्या तुम्हें और भी कुछ कहना है? फिर अपना एमसी खून खांसते हुए कहता है, मेरे डिसाइपल्स को टाइम टू टाइम थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वो लोग अभी भी यंग है तो मैं श्योर हूँ कि वो घबरा रहे होंगे। वो लास्ट ड्रैगन कहती है, मैं ओकेजनली उनको चेक करूंगी। फिर अपना एमसी हंस के कहता है, एक ड्रैगन जो कि ह्यूमन के सामने अपना सर झुका रही है। वो लास्ट ड्रैगन कहती है, हाँ तुम इसके हकदार हो, और कहती है, ये कॉन्टिनेंट और मैं तुम्हारे व्हाइट टावर मेजेस के हीरोज के सेक्रीफाइस को कभी भी नहीं भूल सकते। फिर अपना एमसी कहता है, वेल ऑफ कोर्स ऐसा ही होना चाहिए। फिर वो अपने मन में सोचता है, अगर मैं कहूँ कि मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ तो ये एक झूठ होगा। शायद मैं बेस्ट मैच हो सका हूँ लेकिन मैं एक अच्छा लीडर नहीं था। अगर मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिलता तो भले ही मुझको विलन बोलते तो भी चलता, लेकिन मैं सेल्फिशली जीना चाहता मेरे लोगों के लिए, मुझे वैसे ही जिंदगी जीना है। फिर वो लास्ट ड्रैगन अपने एमसी की आंखों में हाथ रखती है और कहती है, अप्रैल 28 3:47 पे मैंने ये कंफर्म कर लिया कि व्हाइट टावर मेजेस के टावर मास्टर ऑस्कर सेज मारे गए। और वो अपने नोट्स में लिख रही होती है कि हाई प्रीस्ट मारा गया। उसके साथ साथ व्हाइट टावर के 132 लेवल के 6 मेजेस मारे गए इस दौरान, और व्हाइट टावर के 19 लेवल के 7 मेजेस मारे गए इस दौरान, व्हाइट टावर के लेवल 2 का 8 मेजेस मारे गए इस दौरान, और व्हाइट टावर के लेवल 9 मेज टावर मास्टर ऑस्कर सेज इस दौरान मारे गए। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक टावर जैसी जगह को, वहाँ पे एक लड़का बेड में सोया होता है और उसके पास एक लड़का पानी लेके आया होता है, और वहाँ पे अपना एमसी का रीइंकार्नेशन हो गया होता है। अपना एमसी अपने बिस्तर से उठता है, जिसकी वजह से उसका हाथ उस बंदे के हाथों में लगता है और उस बंदे के हाथों से वो पानी उसके ऊपर गिर जाता है। वो ब्लू वाला बंदा कहता है, हे तुम्हारे वजह से मैं गीला हो गया, मैं तुम्हारे टावल को स्विच करने आया था, तुम्हारा स्लीपिंग हैबिट तो बहुत ज्यादा खराब है और जब मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ तुम उसके लिए ग्रेटिट्यूड भी फेस नहीं करते। फिर अपना एमसी कहता है, क्या स्लीपिंग हैबिट्स? मैं सो गया था और वो भी डिफेंसलेस स्टेट में, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी मुझे तो मर जाना चाहिए था ना। हाँ? फिर वो ऐसा कह के जब वो अपने दिल पे हाथ रखता है तभी उसका दिल धड़कने लगता है। अपना एमसी कहता है, हाँ आखिर मेरा हार्ट ऐसा कैसे धड़क रहा है? मैं श्योर हूँ कि हाई प्रीस्ट ने मेरे दिल को फाड़ दिया था। फिर वो बंदा चिल्ला के कहता है, हे आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या तुम उठ गए? वो बंदा दरवाजे को तोड़ के अंदर आ गया होता है। वो ब्लू वाला उसको देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और उसको शांत करने लगता है और कहता है, एल्डर शांत हो जाइए, उसके आँख खोल ले, अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ तो प्लीज शांत हो जाइए। वो एल्डर कहता है, सामने से हट जाओ फ्रैंक, मैं बहुत बार इसको सह लिया हूँ, इस बार मैं इसको मार के इसको मुर्गा बना दूंगा। वो फ्रैंक कहता है, वो अभी भी पेशेंट है। फिर अपना एमसी कहता है, मैं कैसे जिंदा हूँ? फिर वो एल्डर गुस्सा करके कहता है, हाँ तुमको तो ये हैरानी हो रही होगी ना कि तुम जिंदा हो। फिर अपना एमसी कहता है, जैसे कि मैं तुम्हारा कपड़े को देख पा रहा हूँ उससे मुझे ये लगता है कि तुम व्हाइट टावर के एक मेज हो, तो अभी का करंट सिचुएशन मुझे एक्सप्लेन करो, वो भी डिटेल में। ऐसा वो बहुत ज्यादा एरोगेंटली कह रहा होता है।
होता है और इनफॉर्मली वे में कह रहा होता है। फ्रैंक कहता है क्या गलत चल रहा है इस लड़के के साथ? वो एल्डर उस बात को सुन के एकदम पत्थर का मूर्त बन जाता है और कहता है क्या तुम्हें एक्सप्लेन करूं? ऐसा कहकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है इस बार तुम पक्का मार खाओगे, मैं तुमको अपने घुटने में लाके रहूंगा। ऐसा कहकर वो एमसी पे अपना हाथ उठाता है। उसके हाथ को आते हुए अपना एमसी देखता है और कहता है क्या एक अटैक, क्या एक एसोसिनेशन अटैक है जो कि डीमंस ने कराया है? अगर ऐसा है, ऐसा कहकर वो अपना पावर को इस्तेमाल करता है और कहता है विंडशील्ड। ऐसा कहता है तो विंडशील्ड आ जाता है और उसके हाथ को इंस्टेंटली ब्लॉक कर देता है और एल्डर के हाथ की हड्डी टूट जाता है। ये सब वो अपने मन में सोच रहा होता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है ये एक लो लेवल का मैच है जिसको कि पता भी नहीं है कि इसके साथ क्या होगा और ये रेकलेसली अटैक कर रहा है। लेकिन हम तभी देखते हैं एल्डर का जब हाथ उस बैरियर पे लगता है तो वो बैरियर गायब होने लगता है। अपने एमसी कहते हैं क्या मेरा विंडशील्ड डिसअपीयर हो रहा है? वेट, ये कितना ज्यादा पैथेटिक मैजिक है। फिर वो एल्डर अपने हाथ को रोक लेता है और कहता है ओह तुम, ये शील्ड तो अच्छा था, लगता है कि तुम इस बार कुछ अच्छा करके दिखा। तो एम्बेजलमेंट के रिसर्च फीस की डिसिप्लिनरी एक्शन को अभी मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ, तो अभी के लिए तुम अपना रिकवरी पे ध्यान दो। फिर वो वहां से जाने लगता है। वो फ्रैंक कहता है अच्छे से जाना सर। फिर फ्रैंक मुड़ के अपने एमसी से कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? अपना एमसी अपने कांपते हुए हाथों को देख के सोच रहा होता है मैंने जब अपना विंडशील्ड को इस्तेमाल किया और वो तुरंत ही गायब हो गया, आखिर मैं कितने सालों तक सो रहा था। फ्रैंक कहता है तुम एल्डर मैक्सिम की पर्सनालिटी के बारे में जानते हो, फिर भी तुम ऐसा हरकत कर रहे हो। अपना एमसी अपने मुट्ठी को कस लेता है और कहता है मेरा माना सर्किट, माना क्वांटिटी और माना प्योरिटी वो तो सब कचरे हैं, क्या ये सच में मेरा बॉडी है? आखिर मेरे बॉडी को हुआ क्या है? फिर वो फ्रैंक से पूछता है आखिर ये कौन सा दिन है? फ्रैंक उसकी बात सुन के कहता है ये सितंबर 21 है और तुम अनकॉन्शियस हो गए थे। फिर अपना एमसी कहता है क्या मैं 5 महीने के लिए सो रहा था? फ्रैंक कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम तो बस एक दिन के लिए सो रहे थे। फिर अपना एमसी उसकी बात सुन के कहता है हाँ छोड़ो जो भी हो, जल्दी से लॉयड को बुलाओ, अगर वो यहाँ पे नहीं है तो गिली और सासा को बुलाओ, मैं उन्हीं से सारा एग्जैक्ट सिचुएशन को सुनना चाहता हूँ। फ्रैंक कहता है क्या? फ्रैंक अपने मन में सोचता है वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, क्या उसके मेमोरीज चले गए? फिर वो अपने एमसी से कहता है उन धोखेबाजों के बारे में भूल जाओ, आखिर तुम टावर मास्टर के नेम को इतना ज्यादा इनफॉर्मली क्यों ले रहे हो? फिर अपने एमसी पूछता है क्या धोखेबाज? फ्रैंक कहता है कि तुम उसके बारे में भी भूल गए, क्या ये इस चीज का साइड इफेक्ट है? फिर फ्रैंक कहता है लॉयड स्कुल्टेज हमारे व्हाइट टावर को छोड़ दिया और रेड टावर के टावर मास्टर का डिसाइपल बन गया और गिलियड डेमोनिक हाई लेवल मैजिक बुक को चोरी करके यहाँ से भाग गया। फिर अपना एमसी गुस्सा हो जाता है, कहता है आखिर तुम ऐसा बकवास क्यों कर रहे हो, क्या तुम बुलशिट बात कर रहे हो? फिर वो उसकी तरफ सामने से देखता है और सोचता है क्या इसके सराउंडिंग एयर में कोई भी शेकिंग नहीं है, तो क्या ये सच बोल रहा है? फिर अपना एमसी कहता है हाँ तो सासा अभी इस मैजिक टावर के मास्टर है। हाँ वो इनक्रेडिबल तो है लेकिन एक 5 साल का बच्चा एक मैजिक टावर का मास्टर कैसे बन सका? फिर फ्रैंक कहता है तो क्या 20 साल का होना जरूरी है क्या? फिर अपना एमसी मन में सोचता है हाँ ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास इनक्रेडिबल इमेजिनेशन है। फिर वो खुद से कहता है आखिर तो एक यंग किड पे कैसे गुस्सा कर सके ऑस्कर स्टेज, लेकिन एक फेब्रिकेशन के लिए ये थोड़ा सा नेचुरल है। फिर वो जब मिरर में अपने आप को देखता है तो वो शॉक हो जाता है, अपने चेहरे को वो पकड़ के कहता है आखिर तुम कौन हो? फिर सीन शिफ्ट होता है, अपना एमसी एक कुर्सी में बैठा होता है और नीचे देख रहा होता है। वो सोचता है मैं ये सब देखे बिलीव नहीं कर सकता, तो ये है मेरे मरने के 20 साल का बाद का सीन, ये तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। अच्छा तो जो चमक रहा है वो स्ट्रीट लाइट्स है, ऐसा ही उन्होंने कहा था ना, और जो वो चीज है वो कार है, और ये सब मैजिक इंजीनियरिंग रेवोल्यूशन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अगर वो इसे देख पाते तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते। उस जमाने में जब दुनिया खत्म हो रही थी तो सभी लोग जिनके पास टैलेंट था उन्होंने सारा कुछ गिव अप कर दिया ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को बचाने के लिए। फिर वो सोचता है तो चलो छोड़ो उन सब के बारे में, अभी के लिए मैं इस बॉडी के रियल ओनर के बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहूंगा। फिर उस बॉडी के रियल ओनर के बारे में बताया जाता है, उसका नाम है ऑस्कर क्रिश्चियन। वो जब 10 साल का था वो तभी व्हाइट टावर में एंट्री किया था और अभी वो 20 साल का हो गया है और वो एक लेवल 1 मैच है जो कि एक फॉलन नोबल फैमिली से है। इसके पास एक सुंदर सा चेहरा तो है लेकिन इसका मैजिक बहुत ज्यादा घटिया है। 20 साल की उम्र में भी बस लेवल 1, ये कितनी दुख की बात है। और इसी वजह से शायद वो बहुत ही ज्यादा परेशान था, इसलिए उसने रिसर्च किया और एक इलीगल एलिक्सर को परचेस किया और उसके बाद वो मर गया। हाँ तो अभी ये सेंस बना रहा है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो ये जरूर उसकी माना की क्वांटिटी को बढ़ा देता और वो भी बहुत ज्यादा, लेकिन अगर ये फेल हो जाता तो उसकी लाइफ डेंजर में आ जाती और वो मर जाता, इसलिए इसको इलीगल कहा जाता है। फिर वो सोचता है फ्रैंक ने कहा मैं पूरा दिन अनकॉन्शियस रहा ये एलिक्सर लेने के बाद, लेकिन ऑनेस्टली ये लड़का तो माना आउटब्रस्ट के कारण कब का मर जाना चाहिए था। फिर वो कुछ महसूस करता और कहता आखिर क्या है, इसके पास तो लेवल 1 मैच के हिसाब से बहुत ज्यादा माना है और इसके पास जो माना है वो बहुत ज्यादा प्योर है और अभी तक इसको रिफाइन भी नहीं किया गया है। क्या ये सब वो चीप इलीगल एलिक्सर से ऑब्टेन किया है? मॉडर्न सोसाइटी तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। फिर हम देखते हैं उसमें से कुछ खून के छींटे होते हैं। अपना एमसी उसको देख के कहता है आखिर ये क्या है? फिर वो उसको पकड़ लेता है और नीचे जब गिराता है तो वो देख के शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है ये तो पॉइजन है, लेकिन इसके बॉडी में पॉइजन क्या कर रहा है? अच्छा अब मैं समझ गया, अभी मुझे सारा सिचुएशन अच्छे से समझ आ रहा है। पहली चीज तो इलीगल एलिक्सर एक नकली चीज नहीं था, ये एक प्रॉपर एलिक्सर था जिसको कि पा पाना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, चाहे हम इसके लिए कितना भी प्रीमियम प्राइस पे करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑस्कर क्रिश्चियन को इसके बारे में पता नहीं था कि इसके अंदर पॉइजन है। अभी मैं जितना इन चीज को देख के समझ रहा हूँ, इसके बॉडी में जितना पॉइजन बचा हुआ है और इसके टाइम फ्रेम को जब वो कोलैप्स हुआ था, इसको देख के मैं जितना समझ पा रहा हूँ, इससे मैं एक चीज श्योर हूँ, अगर मैं दूसरे शब्द से कहूँ तो वो माना आउटब्रस्ट की वजह से नहीं मरा था, वो मरा था पॉइजन की वजह से। और एक लेवल 1 मैच को मारने के लिए ये बहुत ज्यादा हाई था, अगर ये मैं नहीं होता तो इसके टेस्टिस के बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। फिर वो कुछ सोच के शांत हो जाता है और कहता है मुझे नहीं पता
आखिर कौन मेरे सोल के साथ गेम खेल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक सेकंड अपॉर्चुनिटी मिली है जिसके बारे में मैं मरने से पहले सोच रहा था। एक सेल्फिश लाइफ जो कि मैं मेरे लोगों के लिए जीना चाहता हूँ। ये कोई बुरा शुरुआत नहीं है ऑस्कर क्रिश्चियन, जबकि तुमने मुझे अपना बॉडी दे दिया है, मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा। ऐसा कह के वो एक मुस्कुराहट देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सीरीन के बाहर का एक हिस्सा। वहाँ पे एक महल में कोई कहता है, हे, हमें उस स्टोर के बारे में न्यूज मिल गया है। वहाँ पे एक बंदा दारू पीते हुए कहता है, मुझे बॉस करके बुलाओ। आखिर मुझे कितनी बार तुम्हें ये बोलना पड़ेगा। उसके सामने वाला बंदा कहता है, मुझे माफ कर दो बॉस। फिर उसका बॉस कहता है, तो आखिर क्या है वो बात। उसके सामने वाला बंदा कहता है, वो स्टोर अंदर से कम्प्लीटली खत्म कर दिया गया था और कोई मेज इसको डिस्ट्रॉय किया था। वो बॉस गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या आखिर ऐसा चीज करने की किसकी हिम्मत हुई। वो बंदा कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो पूछ रहा था कि ये एलिक्सर उसको किसने बेचा था। क्या वो ऑस्कर क्वेश्चन हो सकता है। उसका बॉस कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ऑस्कर एक थ्योरी मेज है और अल्सो हमारे एलिक्सर की वजह से जो मरने की हालत पे आ गया है वो हमारे बंदों को कैसे डिफीट कर सकता है। फिर वो बंदा कहता है, लेकिन अगर क्या होगा कि व्हाइट टावर इस चीज को इन्वेस्टिगेट करे। उसका बॉस कहता है, तुम्हें याद है ना कि ऐसा करने के लिए किसने कहा था। वो आदमी भी व्हाइट टावर का रिंग को पहना था जिसने हमें ये रिक्वेस्ट किया था, वो भी एक व्हाइट टावर का मेज था। कोई कहता है, किसे पता है। आखिर कौन जानता है कि उस तरह का इडियट्स कहाँ से हो सकते हैं। वो दोनों बॉस और उसके बंदे घबरा जाते हैं और कहते हैं, आखिर कौन है। हम देखते हैं अपना एमसी वहाँ पे खिड़की से आगे होता है। वो लोग कहते हैं, क्या ऑस्कर क्रिश्चियन। अपना एमसी कहता है, उस बोतल में जो थोड़ा सा हिस्सा बच गया था, मैंने उस सेंट को ट्रा किया और मैं यहाँ पे आ गया। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा लोग इस चीज में इन्वॉल्व है। ये तो परेशानी की बात है। वो बॉस कहता है, आखिर कैसे, कि तुमने ही मेरे स्टोर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अपना एमसी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये मैंने ही किया है और मैं तुम दोनों जो बात कर रहे हो उस चीज में इंटरेस्टेड हूँ। तो चलो डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। उनका बॉस कहता है, हाँ मैं तो सोच रहा था कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है, ऐसा सोच के मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अभी मार दो इसे। उसका बंदा सुन के कहता है, ठीक है सर। ऐसा कह के वो अपना तलवार लेके अपने एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर अपना एमसी कहता है, अच्छा तो तुम ये गेम खेलना चाहते हो तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। विंड कटर ऐसा कह के वो एक मैजिक स्पेल इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो बंदा घुटने में आ जाता है। हम देखते हैं उस बंदे का गला कट चुका होता है और वो वहीं पे खत्म हो जाता है। मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि इसका बस सर कटा है। ये तो मुझे उस हाई प्रीस्ट का याद दिला रहा है। वो बॉस ये देख के गुस्सा हो जाता है, कहता है, तुम बचे, तुम कमीने कुतिया के बचे। ऐसा कह के वो अपना गन को निकाल लेता है और धड़ाधड़ अपने एमसी पे गोलियां मारने लेता है। फिर अपना एमसी कहता है, ये तो इंटरेस्टिंग है। फिर वो विंडशील्ड को एक्टिवेट करता है और कहता है, मैंने कोई भी माना को डिटेक्ट नहीं किया। आखिर ये पावर को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जा रहा है। जब वो बॉस अपने एमसी को विंडशील्ड से उस बुलेट्स को रोकते हुए देखता है, वो कहता है, क्या तुमने बुलेट्स को रोक लिया। अपना एमसी कहता है, क्या इसको बुलेट कहा जाता है। ये तो बढ़िया चीज है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको तुम्हारे पास लौटा रहा हूँ। ऐसा कह के वो बुलेट्स को उसकी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है जिसकी वजह से उस बॉस को बहुत सारे बुलेट्स लगते हैं। फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम कमीने। अपना एमसी कहता है, हाँ राइट, मैं तो बताना भूल गया था कि अभी जल्दी तुम्हारे अंडरलिंग्स यहाँ पे नहीं आ पाएंगे क्योंकि इस रूम का सारा साउंड ब्लॉक कर दिया गया है, समझे। वो बॉस कहता है, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, बस एक लेवल 1 का मामूली सा मेज साइलेंस को कैसे कास्ट कर सकता है। ये तो एक लेवल 5 का मैजिक स्पेल है। फिर अपना एमसी कहता है, हाँ ये साइलेंट स्पेल नहीं था, ये मेरा साउंड बाइंड स्पेल था। मैंने जितना भी इस रूम का साउंड था उन सबको बाइंड कर दिया ताकि वो बाहर ना जा सके। तो फिर शुरू करें। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा क्वेश्चन का आंसर दो, आखिर मुझे चोट पहुंचाने का कोशिश कौन किया है। वो बॉस कहता है, मैं ये नहीं कहने वाला। फिर अपना एमसी उसके मुंह पे एक लात दे के मारता है और कहता है, क्या तुम्हारा प्राइड तुम्हारी लाइफ से ज्यादा वैल्यूएबल है। बुरा नहीं है। ऐसे क्योंकि वो एक मैजिक कास्ट करने लगता है जिसकी वजह से वो बॉस बहुत ज्यादा दर्द में चिल्लाने लगता है। फिर अपना एमसी कहता है, जबकि मैंने अभी तुम्हारे बॉडी में विंड को चैनलाइज कर दिया तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि हजारों नीडल्स तुम्हारे बॉडी में घुस रहे हैं, वो भी अंदर से। मैं इन लोगों को टर्चर करना पसंद नहीं करता। फिर वो अपने मन में सोचता है, अगर ये ज्यादा शोर मचाया तब क्या होगा। फिर कहता है, सो देन शुरू करे। ऐसे करके वो उसके सर पे अपना पैर को रखता है जिसकी वजह से वो बॉस कहता है, प्लीज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, प्लीज रुक जाओ। अपना एमसी कहता है, हाँ तो अच्छी बात है, तुमको जितना भी पता है पैट्रन के बारे में मुझे जल्दी से बताओ। फिर वो बॉस आते हुए कहता है, उन्होंने हमें एक एलिक्सर दिया और कुछ केस दिया और उन्होंने कहा कि मैं इसको चीप प्राइस में सेल करूं और मैं उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता था। फिर अपना एमसी कहता है, तो वो कैसा दिखता है। बॉस कहता है, उसने अपने ऊपर एक हुड पहना था तो हम उसके फेस को देख नहीं पाए, लेकिन वो डेफिनेटली एक व्हाइट टावर रिंग को पहना था। अपना एमसी कहता है, और उसके बाद फिर अपना एमसी मन में सोचता है, हाँ ये प्रोबेबली इस आदमी को पागल बनाने के लिए पहना होगा। फिर वो बॉस कहता है, और उसका सेंट थोड़ा सा यूनिक था, एक रिफ्रेशिंग क्लियर मिंट जैसा स्मेल हो रहा था, मुझे बस इतना ही पता है। फिर अपना एमसी मन में सोचता है, क्या मिंट स्मेल, हाँ मैं इसको याद रखूंगा। फिर अपना एमसी उससे पूछता है, मेरे मरने के बाद तुम मेरे साथ क्या करने वाले थे। फिर वो बॉस कहता है, अच्छा उसके बारे में अभी के लिए व्हाइट टावर बिजी है, उनको 4 मेन मैजिक टावर से निकालने की कोशिश किया जा रहा है, तो वो इस चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं करेंगे। फिर अपना एमसी कहता है, वेट क्या मेन मैजिक टावर से अपना व्हाइट मैजिक टावर को निकाला जा रहा है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर वो बॉस कहता है, इसके बारे में तो मुझसे ज्यादा तुमको पता होना चाहिए। फिर अपना एमसी कहता है, मैंने जब उस एलेक्सर को लिया मैं सब कुछ भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे नहीं बताने वाले। फिर वो बॉस कहता है, हाँ मैं तुम्हें सब डॉक्यूमेंट देने वाला हूँ और कहता है, मुझे माफ कर दो। उसकी बात सुन के अपना एमसी साइलेंट हो जाता है। फिर वो बंदा डॉक्यूमेंट्स को निकाल के अपने एमसी को कांपते हुए देने लगता है और कहता है, ये सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और आपने जो भी फीस को पे किया था मैं वो सभी आपको वापस कर दूंगा। अपना एमसी उस डॉक्यूमेंट को लेते हुए कहता है, व्हाइट टावर, मैं इसी से शुरुआत करता हूँ। फिर वो पढ़ता है, अप्रैल 28 को डेजिग्नेट किया जाएगा द डे ऑफ व्हाइट नाइट के तौर पे, क्योंकि एम्परर ने ऑस्कर सेज के सेक्रीफाइस को
देके उनको एक बड़ा बेनिफिट दिया और उनको 30 साल टैक्स से मुक्त किया। लेकिन सारे मैजिक टावर्स के बीच में पिछले साल सबसे ज्यादा घटिया रिजल्ट व्हाइट टावर ही प्रोड्यूस किया था। 20 साल पहले जो हादसा हुआ था उसके बाद से व्हाइट टावर उसके ग्लोरी को वापस नहीं पा पाया। और आज रात के व्हाइट नाइट फेस्टिवल में इंपीरियल फैमिली एक इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला है और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि व्हाइट टावर का मैजिक को एडवांस ना कर पाना ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। फिर अपने एमसी मन में सोचा क्या व्हाइट टावर ने मैजिक को एडवांसमेंट नहीं किया, वो आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन मैंने तो एडना को सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे ताकि ऐसा कुछ कभी ना हो। मैं बाद में इस मैटर में सेपरेटली देखूंगा। और ये सेकंड लाइन में लिखा है कि व्हाइट टावर सबसे ज्यादा घटिया बिजनेस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किए हैं। फिर वो उस बॉस से कहता है हे मुझे बताओ आखिर ये 4 मेन मैजिक टावर्स कौन सा बिजनेस रन कर रहे हैं। वो बॉस कहता है हाँ मैं बताता हूँ। फिर वो बताता है कि येलो टावर ऑफ ईस्ट जो कि लाइटिंग को कंट्रोल करता है उसने एक ग्रेट मैजिक इंजीनियरिंग एरा को ओपन किया और उन्होंने रेवोल्यूशनरी आइटम्स को क्रिएट करने में कंट्रीब्यूट किया और उन्होंने ही स्ट्रीट लैम्प्स और कार्स वगैरह बनाई है। और सेकंड द ब्लू टावर ऑफ द साउथ वो ड्रिंकिंग वाटर एग्रीकल्चर और पोशंस बनाते हैं। और तीसरा डिजर्ट हीलिंग रेड टावर ऑफ द वेस्ट वो लोग मॉन्स्टर को खत्म करते हैं, मॉन्स्टर से लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर अपना एमसी कहता है तो व्हाइट टावर क्या करता है। फिर वो बॉस कहता है वो व्हाइट टावर वो डिलीवरी करता है। फिर अपना एमसी उसकी बात को सुन के हैरान हो जाता है, कहता है क्या ये किस तरह का बिजनेस है भाई, डिलीवरी, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर वो अपने माथे पे हाथ रख के कहता है क्या तुमने बस डिलीवरी का लाइक किस तरह का आइटम को डिलीवरी करते हैं, आखिर ये डिलीवरी है क्या, आखिर वो डिलीवरी करते क्या है। फिर वो बॉस कहता है हाँ वो लोग पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं, व्हाइट टावर के लोग विंड राइडर्स है जो कि उड़ सकते हैं, तो वो इस चीज का एडवांटेज उठाता है और क्विकली सारे आइटम्स को डिलीवर करते हैं और सेफली ये चीज करता है। अपना एमसी अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है क्या राइडर्स, आखिर वो क्या है। उसको रियलिटी चेक मिल जाता है। फिर एमसी अपने मन में सोचता है व्हाइट टावर मैजेस आसमान की ऊंचाइयों तक जा सकते हैं और आसमान पे राज करते हैं, इसलिए उनको फ्रीडम और ब्रेवरी के तौर पे देखा जाता है, इसलिए उनको ड्रैगन और ईगल्स के साथ कंपेयर किया जाता है। लेकिन कौन कमीना था जिसने की इस तरह का आइडिया निकाला। वो बॉस घबराते हुए कहता है जितना कि मैं जानता हूँ ये करंट व्हाइट टावर के मास्टर है। फिर वो बात सुन के अपना एमसी अपना मुंह बना लेता है क्या वो तो मेरा ही ब्रांड है। फिर वो उस बॉस से पूछता है ओके अब मुझे बताओ कि ड्रिंकिंग वाटर और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्या है, क्या मैजिक टावर के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट पोशंस नहीं है, आखिर ये ब्लू टावर वो काम क्यों कर रहा है। द ब्लू टावर्स ये थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रैक्टिकली इस पोशन मार्केट में मोनोपोली नहीं रह पाते। फिर अपना एमसी मन में सोचता है जितना कि मैं जानता हूँ अपना व्हाइट टावर 20 साल पहले सबसे ज्यादा बिगेस्ट फिगर था पोशन मार्केट में। अगर वो सारे पोशन क्रिएशन मेथड 20 साल पहले खत्म नहीं होता तो शायद आज भी हमारा व्हाइट टावर आगे बढ़ता। फिर वो बॉस कहता है हाँ जो ड्रिंकिंग वाटर और एग्रीकल्चर बिजनेस है वो लोग क्लीन वाटर को एक्सपेंसिव प्राइस में बेचते हैं और जिस एरिया में रेन नहीं होता उस एरिया में वो रेन करवाते हैं। फिर अपना एमसी कहता है क्या फिर लोग क्लीन वाटर क्यों खरीद रहे हैं। वो बॉस घबराते हुए कहता है हाँ ये रिच पीपल के क्रेज चल रहा है आजकल। फिर अपना एमसी कहता है क्या ये लोग पागल हो गए हैं, वो कुछ पैसे कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं, अगर तुम चाहो तो सिंपली वहीं से भी पानी निकाल के पी सकते हो। उसकी बात सुन के वो बॉस घबराते हुए कहता है हाँ आप सही कह रहे हो। फिर अपना एमसी कहता है अच्छा तो सारी बात को मिला के बताए तो ये है कि व्हाइट टावर बाकी मैजिक टावर्स के मुकाबले कुछ भी प्रॉफिट नहीं कर पा रहा है। वेल ये सच है कि बाकी सारे मैजिक टावर्स के बिजनेस एक अनदर लेवल पे है और ये साल का नाइट फेस्टिवल उनके पास एक लास्ट चांस है ताकि वो अपना वर्ड को प्रूव कर सके। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि बस 7 महीने बचा है। फिर वो बॉस कहता है सर ऑस्कर मेरा बॉडी। फिर अपने मन में सोचता है क्या ये शौक से मर रहा है, क्या इसने ज्यादा खून को लूज कर दिया, उसने मुझे अच्छा इन्फॉर्मेशन दे तो दिया है तो क्या मैं बचाऊं उसको। फिर वो जब अलग डॉक्यूमेंट में देखता है और कहता है क्या अर्सन लोगों को मारना, इलीगल लोन्स और लोगों से धमका के उनका पैसा लेना, असोसिएशन रिक्वेस्ट ये सब चल रहा है यहाँ पे, तुम तो बहुत ज्यादा कचरे हो घटिया आदमी। ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगता है। वो बॉस कहता है सर ऑस्कर, ऐसा कह के वो वहाँ पे मर जाता है और अपना एमसी खिड़की से कूद के नीचे आ गया होता है। वो कहता है अपनी अगली जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनना। फिर हम देखते हैं डॉन व्हाइट टावर, वहाँ पे अपना एमसी वापस आ गया होता है और कहता है हाँ मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि मैं बेसिक स्पेल्स इस्तेमाल करके भी थक जाता हूँ, आखिर मेरे बॉडी के साथ क्या गलत है, आखिर मैं ऐसा क्यों बन गया हूँ, क्या मैं अब मैजिक को इस्तेमाल करने के काबिल भी हूँ। वो मैजिक जो ऑस्कर सेज को ह्यूमन हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट मैच बनाया वो है फ्रेंड आर्काइव। वो मैजिक अपना एमसी परफॉर्म करने लगता है लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब एमसी कहता है क्या ये गायब हो गया, आई गेस मैं अभी इसको यूज नहीं कर सकता, लगता है मुझे अपने बॉडी के अभी के कंडीशन को ठीक करना पड़ेगा पहले। तो फिर मैं अपने बॉडी को मैजिक स्कैन करता हूँ। ऐसा वो करके मैजिक स्कैन करने लेता है तो मैं मैजिक स्कैन के साथ शुरू करता हूँ और उस दौरान मैं इस बॉडी के बारे में थोड़ा कुछ और इन्फॉर्मेशन पढ़ लेता हूँ। मेरे मेमोरीज बहुत ज्यादा मिस हो गए हैं। हाँ मुझे फ्रैंक ने कुछ इन्फॉर्मेशन बताया था लेकिन मुझे अभी भी ऑस्कर क्रूशन के बारे में बहुत सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जानना है अगर मुझे इस बॉडी को बचाना है तो। फिर वो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ता है और कहता है ऑस्कर क्रूशन जो कि काउंट क्रूशन का बेटा है, जो डिजास्टरस मैंसन फायर से एक लौता सर्वाइवर है। तभी उस बच्चे को सभी लोग जीनियस के तौर पे देखते थे और सारे उससे हाई एक्सपेक्टेशन रखते थे। उन्होंने एक दूसरे से लड़ाई किया ताकि वो उसको रिक्रूट कर सके। वो 6 साल की उम्र में एम्पायर के मैजिक एकेडमी फैकल्टी में ज्वाइन हुआ और वो फुल मार्क्स लाता था हमेशा और उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज को भी पब्लिश किया और उसने ये प्रूव किया कि वो अनडाउटेबली एक जीनियस है। लेकिन इस तरह का इंसान अभी भी लेवल 1 में क्या कर रहा है। लेकिन ये दुख की बात है अगर उसके पास माना डिफिशिएंसी सिंड्रोम नहीं होता तो वो एक ग्रेट मैच बनता जो कि उसके जनरेशन को रिप्रेजेंट करता। फिर वो चीज देखे शौक हो जाता है और कहता है क्या माना डिफिशिएंसी सिंड्रोम, अगर ये सच है तो ये सेंस बना रहा है कि वो अभी भी लेवल 1 पे है। वो
सभी लोगों से ज्यादा अच्छे से मैजिक को समझता है, लेकिन वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर उसका स्कैन हो जाता है और रिजल्ट को कंफर्म करता है। फिर अपना सिस्टम पैनल खोल के अपना एमसी देखता है, हाँ वेट, ये तो इसके पास तो माना डेफिशिएंसी सिंड्रोम नहीं है, तो ये एक इलनेस नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझ के इसके सर्किट्स को सील किया है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या मैं इसको कंटिन्यू रखूं या फिर कोई और मैनुअल एक्सप्लेन करूं, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जिनेक्स रिकेप में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था अपने एमसी को पता चलता है कि इसकी रियल बॉडी का ऑनर, उसके पास माना डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है वो एक इलनेस नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझ के उसके माना सर्किट्स को सील किया है। हमें माना डेफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में बताया जाता है, जिस तरह की इसका नाम इसको बताता है कि ये एक इस तरह का इलनेस है जिसमें एक व्यक्ति अपना माना को सर्कुलेट नहीं कर सकता। एक मेज अपने माना सर्किट के ऊपर 20 फिजिकल सर्किट्स को इंस्टॉल कर सकता है। एक मेज जितना ज्यादा फिजिकल सर्किट को इंस्टॉल करेगा, उस हिसाब से उसके लेवल को डिटरमाइन किया जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास माना डेफिशिएंसी सिंड्रोम है और उसका एनवायरनमेंट अभी तक बना नहीं है, तो वो लोग चाहे अपने जिंदगी में कितना ही ज्यादा हार्ड ट्रेन कर ले, वो लेवल 3 से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ऑस्कर क्रूशन का हालत कुछ डिफरेंट ही है। उसके फिजिकल सर्किट ट्विस्टेड नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझ के उसके फिजिकल सर्किट्स को बांध के रखा है। फिर अपना एनसी कहता है, अगर ये बंदा सच में एक जीनियस है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसके पास माना डेफिशिएंसी सिंड्रोम नहीं है। ये सही होगा अगर वो किसी डायरी को लिखा होगा तो। ऐसा कह कि वो एक किताब को निकालता है और अपने मन में सोचता है, फ्रैंक के अकॉर्डिंग ऑस्कर क्रूशन एक अल्कोहलिक था। लेकिन क्या हो कि वो पर्सनालिटी बस जानबूझ के लिए बनाया गया हो। शायद उसको पता है किसी ने जानबूझ के उसके माना सर्किट्स को लॉक किया है और वो उसके जिंदगी के पीछे पड़ा है, तो वो जानबूझ के एक प्ले बॉय का एक्टिंग करता रहा। अगर बात ऐसी है तो अब मुझे समझ आ रहा है कि वो इलीगल एलिक्सर क्यों इस्तेमाल किया। जिस सिचुएशन में वो किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता, उसने सोचा कि वो अपने आप को ट्रस्ट करेगा और वो खुद ही उन चेन को तोड़ देगा। अगर मैं थोड़ा सा कोशिश करूं और सारे क्लूज को इकट्ठा कर दूं, तो शायद मैं ये कर सकता हूं। फिर वो बुक को निकालता है और कहता है, क्या द रीइंटरप्रिटेशन ऑफ बेसिक मैजिक। फिर वो उस बुक को पढ़ता है तो वो शॉक हो जाता है। हम देखते हैं ऑस्कर क्रूशन उस बुक में बहुत सारे नोट्स चुकाया होता है विंड मैजिक के बारे में, जिसमें वो कॉन्सेप्ट वगैरह लिखा होता है। यहाँ पे जो एडवांस विंड शील्ड के बारे में लिखा गया है, वो मेरे पर्सनली इस्तेमाल करने वाला विंड शील्ड की तरह ही सिमिलर है। ये एक सिंपल डिफेंसिव स्किल से कम्प्लीटली डिफरेंट प्रिंसिपल पे काम करता है और उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। और उसके साथ साथ उसने ये भी लिखा है कि कौन से सिचुएशन में बेस्ट रहेगा। और उसके साथ साथ उसने बहुत सारे बेसिक मैजिक को भी अपने आप ही क्रिएट किया है। वो खुद मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन उसने इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया अपने दिमाग में और ये सब थ्योरी लिख पाया। अब मुझे समझ आ रहा है कि उसको क्यों एक जीनियस कहा जाता है। थ्योरी को समझने के मुकाबले में हम दोनों तो एकदम सिमिलर है। और उसके साथ साथ मैं इस बुक को देख के बता सकता हूँ कि वो मैजिक पे गिव अप नहीं किया, बल्कि उसने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, बल्कि वो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क किया। उसका पैशन चीख चीख के कह रहा है कि वो मैजिक को बहुत ज्यादा पसंद करता था। फिर ऑस्कर सेज एक पेज पे पढ़ता है, उसमें लिखा होता है, आई होप कि ये बुक व्हाइट टावर के किसी बंदे को मिले, ताकि मेरी सच्चाई के बारे में बाकियों को पता चले कि एक मेज जो कि अपना बिगेस्ट चैलेंज को फेस करने वाला है। फिर अपना एमसी कहता है, क्या एक मेज जो कि अपना बिगेस्ट चैलेंज को फेस करने वाला है? हाँ, तो उसको पता था, उसको सब कुछ पता था, लेकिन ये सब उसने बस अकेले किया। ऑस्कर क्रूशन एक यंग मेज जो कि अपने क्रूएल फेट से ब्रेक फ्री होना चाहता था और जिस बात में वो अकेला चल रहा था। मैं ऑस्कर सेज द 17th मास्टर ऑफ मैजिकल टावर, मैं अपने नाम पे कसम खाता हूँ, मैं वो सारे बंधन तोड़ दूंगा जो बंधन तुम तोड़ नहीं पाए। ऐसा कह के वो मेडिटेशन करने लगता है और कहता है, और उसके साथ साथ मैं उन लोगों को मजा चखाऊंगा जो लोग तुम्हें इस हालत में ला दिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गार्डन में अपना एमसी चल रहा होता है। वो सोचता है, आखिर मैं इस ग्रीन हाउस में क्यों चल रहा हूँ? मुझे जितना याद है मैं इसके सारे फिजिकल सर्किट्स को खोल रहा था और इसी के वजह से मैं एग्जिस्ट हो गया और मैं वहीं पे सो गया। फिर वो सामने देखता है और हैरान हो जाता है। वो कहता है, मास्टर हम सभी यहाँ पे आ गए। फिर हम देखते हैं ऑस्कर सेज और कुछ बच्चे वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। ऑस्कर सेज कहता है, बैठ जाओ बच्चों और बताओ क्या हम आज का लेसन शुरू करें? फिर अपने एमसी मन में सोचता है, अच्छा ऐसा है, मैं इसलिए यहाँ पे हूँ क्योंकि मेरा ड्रीम कर्स अभी भी है। वो कमीना डीमन वर्ल्ड का विस्काउंट, उसने मेरे पे एक नाइटमेयर कर्स कर दिया, जिसकी वजह से मेरी हालत ऐसा है। जब भी मैं सोता हूँ तब मुझे अपने पास्ट की याद आती है। ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मुझे लगा था मैं जब इस बॉडी में आया तो ये कर्स हट गया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कर्स मेरे सोल के साथ बाइंड हो गया है, ना कि मेरे फिजिकल बॉडी से। तो क्या मैं फिर भी अपने आप को लकी कह सकता हूँ? अगर आपको बैकग्राउंड में किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं जब भी रिकॉर्ड करने के लिए बैठता हूँ तो कोई ना कोई आवाज आ ही जाता है। तभी कोई गाना चलाता है या तो कोई रोने लगता है या फिर चिल्लाने लगता है या जोर जोर से बात करने लगता है। तो प्लीज इन सब के लिए मुझे माफ कर देना। फिर अपना एमसी कहता है, तो मेरे स्टूडेंट्स के बारे में जो मेरा ड्रीम था वो अभी भी हटा नहीं है, मैं अभी भी इमोशनली इन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। फिर हम उसके सामने देखते हैं, ऑस्कर सेज कहता है, तो बच्चों आज हम क्या सीखने वाले हैं? उनमें से एक ब्लैक बालों वाला छोटा बच्चा कहता है, आपने कहा कि आप हमें मैजिक सिस्टम के बारे में आज सिखाएंगे और मेजेस के मैजिक सिस्टम और नाइट्स 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और उनको कहा जाता है द 4 टाइप्स ऑफ मैजिक। फिर ऑस्कर सेज कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैजिक फिजिकली तो दिखने में एक जैसा ही है, लेकिन उसको 4 भागों में बांटा गया है।
वो है एन्चेंटमेंट, एक्सेलरेशन, बैलेंस एंड स्पेशल टाइप्स। फिर वो ब्लैक बालों वाला छोटा बच्चा कहता है हाँ तो हमारे व्हाइट टावर हार्मोनाइजेशन टाइप का मैजिक को परस्यू करता है ना। फिर हमें उस बच्चे के बारे में बताया जाता है जो कि होता है लॉयड स्कुल्टेज और वो 9 साल का छोटा बच्चा होता है। ऑस्कर सेज कहते हैं हाँ तुमने सही कहा और इसके लिए विंड मैजिक बेस्ट सुटेबल है। फिर एक लड़की कहती है क्या सभी मैजिक टावर में उनका प्रेफरेंस है। हमें उस लड़की का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसका नाम है सासा माइस्ट जो कि 5 साल की छोटी बच्ची होती है। ऑस्कर सेज कहते हैं हाँ क्योंकि डिफरेंट टाइप के मैजिक डिफरेंट तरीके से अपना रिएक्शन दिखाते हैं। गोल्डन टावर को स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो वो एक्सेलरेशन टाइप के मैजिक पे फोकस करता है और उसके साथ रेड टावर बिलीव करता है फायर में तो वो एन्चेंटमेंट टाइप पे बिलीव करते हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और अजुरे और व्हाइट टावर दोनों ही बैलेंस टाइप मैजिक को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमें देखा जाता है एक गोल्डन बालों वाला बच्चा जिसका नाम होता है किलियो डेमोनिक जो कि एक 7 साल का छोटा बच्चा होता है। वो कहता है मास्टर मुझे एक्सेलरेशन टाइप का मैजिक चाहिए, मुझे स्लो चीजें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। उसकी बात सुन के ऑस्कर सेज कहता है गिली अनफॉर्चुनेटली तुम मैजिक को चूज नहीं कर सकते, तुम उसके साथ पैदा होते हो। फिर सासा कहती है देन हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसके साथ पैदा हुए हैं। फिर ऑस्कर सेज एक लकड़ी से ड्राइंग बनाते हुए कहते हैं तुम जितना सोचते हो ये उससे भी ज्यादा सिंपल है। सासा तुम्हारा इंडेक्स फिंगर आगे लाओ और इस मैजिक को इस्तेमाल करो। फिर सासा कहती है ये मेरा पहली बार है कि मैं ऐसा स्पेल देख रही हूँ तो इसको बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर ऑस्कर सेज कहते हैं हाँ चलेगा कोई बात नहीं। सासा कहती है ओके। फिर वो मैजिक स्मेल इस्तेमाल करने लगती है और कहती है लगता है कुछ चीजें बाहर आ रही है। फिर ऑस्कर सेज कहते हैं ये ज्यादा तेज नहीं है और ना ही लीथल है एंड जबकि ये बैलेंस है तो तुम एक हार्मोनी टाइप हो। सासा कहती है हाँ तो क्या मैं आपके ही जैसे हूँ मास्टर। ऑस्कर सेज कहते हैं हाँ। फिर सासा कहती है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। ऐसा कह के वो मुस्कुराती है। गिलियड कहता है मैं भी इसे करना चाहता हूँ और उसकी बात सुन के लॉयड भी कहता है हाँ मैं भी करना चाहता हूँ। अपना एमसी कहता है गिल्ली तुम्हें जैसा मन करे तुम कर सकते हो क्योंकि तुम एक एक्सेलरेशन टाइप हो। जिस बात को सुन के गिलियड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अपना एमसी लॉयड को देखता है। एमसी लॉयड को कहता है तुम एक स्पेशल टाइप हो। लॉयड अपने मैजिक से फ्लावर को बनाया होता है। सासा उसको देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है वाह एक सुंदर सा फ्लावर। लॉयड कहता है मास्टर क्या मैं अपने मैजिक को चेंज कर सकता हूँ। उसकी बात सुन के ऑस्कर सेज कहते हैं स्पेशल टाइप मैजिक बहुत ज्यादा रेयर है, वो 100 में से 0.2% मैजिक ही ऐसे स्पेशल टाइप के मैजिक होते हैं तो तुम इसे चेंज क्यों करना चाहते हो। अल्दो तुम इसे कभी चेंज नहीं कर सकते। लॉयड कहता है क्योंकि मैं आपकी तरह बैलेंस टाइप का मैच बनना चाहता हूँ। फिर ऑस्कर सेज कहते हैं रियली तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर ऑस्कर सेज धीरे धीरे अपने आप से बात करने लगते हैं। लगता है मुझे लॉयड को ज्यादातर प्राइवेट लेसन देना पड़ेगा। क्या मैं मैजिक टाइप चेंज करने वाला मैजिक पे ध्यान दूं, क्या मुझे वो देखना चाहिए। वो बात अपना लॉयड कान खड़ा करके सुन रहा होता है और वो शर्माते हुए कहता है क्या मुझे सबसे ज्यादा प्राइवेट लेसन मिलेगा। फिर ऑस्कर सेज कहते हैं ऑफ कोर्स क्योंकि स्पेशल टाइप मैजिक को प्रॉपर टीचिंग के बिना एडवांस करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, थोड़ा सा टफ होता है। फिर लॉयड कहता है हाँ इस बात को सुन के मुझे एक चीज याद आया कि स्पेशल टाइप मैजिक इतना भी बुरा नहीं है लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मुझे सबसे ज्यादा प्राइवेट लेसन मिलेगा। फिर ऑस्कर सेज खुश होकर कहता है हाँ मैं समझ गया। फिर हम देखते हैं अपना ऑस्कर क्रिएशन प्रेजेंट वाला एमसी अपने मन में सोच रहा होता है लॉयड वो कमीना उसका निकनेम द प्रॉमिस मैन पड़ गया था। चाहे वो कितना ज्यादा मैच्योर होने की कोशिश करे लेकिन मेरे लिए वो एक बच्चे जैसा ही है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं स्पीकर से कुछ अनाउंसमेंट होता है और कहा जाता है ये अनाउंसमेंट है ब्रॉडकास्टिंग रूम से। मेज ऑस्कर क्रिएशन अपना एमसी नींद से उठ जाता है और कहता है आखिर में कितने टाइम से सो रहा हूँ। उस ब्रॉडकास्टिंग में बताया जाता है ऑस्कर क्रिएशन जल्दी से लैब 4202 में आओ। फिर अपना एमसी अपने रूम से वहाँ पे जाने के लिए बाहर निकल जाता है और कहता है अभी भी मुझे 8 फिजिकल सर्किट्स को अनटाई करना बाकी है। मैंने 20 में से 12 को तो खोल दिया है। एडिशनली जब मैं अपने फिजिकल सर्किट्स को अनलॉक कर रहा था तभी मैं 2 माना सर्किट्स को गेन किया और मैं अभी लेवल 2 में हूँ। फिर वो 4202 में पहुंच जाता है और नॉक करता है तो अंदर से कोई कहता है अंदर आ सकते हो। फिर अपने एमसी मन में सोचता है आखिर कौन सोचा होगा कि एक ऐसा दिन भी आएगा कि मैं लेवल 2 पे जाने पे बहुत ज्यादा खुश होऊंगा इस तरह। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर बैठे होता है। वो कहता है आखिर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। फ्रैंक के अकॉर्डिंग तुम्हारा मेमोरीज अभी धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। फिर अपने एमसी उनके पास जाके कहता है हाँ वो धीरे धीरे वापस आ रहा है। फिर एल्डर कहते हैं हाँ ये बात सुन के मुझे अच्छा लगा। फिर अपना एमसी मन में सोचता है एल्डर मैक्सिम मेरा जूनियर थे। फिर हमें एल्डर मैक्सिम के बारे में बताया जाता है कि वो एक व्हाइट टावर के एल्डर है जिनका नाम है मैक्सिम बिस्क्यू और वो 45 साल के आदमी है। अपना एमसी कहता है वो मेरा एक ऐसा जूनियर है जो कि बहुत सालों बाद टावर में आया था लेकिन अभी वो ओल्ड हो गया है और एक एल्डर है। वो एक हॉनेस्ट बंदा है और वो अपने गलतियों से सीखा है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसका फ्यूचर ब्राइट हो। पहले वो मेरे पीछे पीछे घुमा करता था और मुझे सीनियर बुलाता था और बाद में वो मुझे मैजिक टावर मास्टर बुलाता था जो कि मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगता था। लेकिन अभी इसको देखो तो ये अपनी 40 की उम्र में है। इसने बहुत ज्यादा मेहनत किया है और बहुत सारे मैजिक को सीखे हैं जो कि इसके बुढ़ेपन से दिख रहा है। ऐसा वो मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है। एल्डर कहता है हे तुम हंस क्यों रहे हो। मैंने एक रिपोर्ट को रिसीव किया है कि गॉर्डन फैमिली के बॉस और एक्टिंग हेड मारे गए हैं। उसके बाद सुन के अपना एमसी साइलेंट होता है। फिर एल्डर कहते हैं क्या तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कुछ कहना है। अपना एमसी कहता है नहीं मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना लेकिन मैं श्योर हूँ कि जरूर कुछ अच्छी वजह रही होगी जिसके वजह से किसी ने इनको मारा है और वो वजह है
है कि उन्होंने मुझे असैसिनेट करने की कोशिश किया और मेरे एलिक्सर में पॉइजन था, और उनके किताब में मैंने ये भी देखा कि मुझे असैसिनेट करने के लिए उन्होंने फीस लिया था। फिर एल्डर कहते हैं अच्छा तो तुम अभी तक बिस्तर में इसलिए हो क्योंकि तुम पे असैसिनेशन अटैक हुआ था। अब एमसी कहता है हाँ, मैं उनसे बात करने के लिए गया था लेकिन वो मुझे मारने की कोशिश की। फिर वो एल्डर इनसे वो बुक ले लेता है और उसको साइलेंटली पढ़ रहा होता है। फिर वो कहता है हाँ, यहाँ पे पैसा है तो ये लेजिटिमेट लगता है और इस लेजर में लिखा है कि इन्होंने मुझे मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया था। फिर एल्डर कहते हैं हाँ, मैं ये समझ गया और मैं इसे सेल्फ डिफेंस करके इस केस को क्लोज कर देता हूँ। फिर अपने एमसी कहता है इसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होऊंगा अगर आप ऐसा करते हो तो। अल्सो क्या मैं आपसे एक पर्सनल फेवर मांग सकता हूँ? एल्डर कहते हैं क्या एक फेवर, आखिर क्या है? अपने एमसी कहता है मैं मैजिक टावर मास्टर से मिलना चाहता हूँ। फिर एल्डर उसकी बात सुन के कहता है हाँ, ये डिफिकल्ट चीज नहीं है क्योंकि तुम टाइम टू टाइम उनसे मैजिक के बारे में डिस्कशन करते हो। फिर अपना एमसी मन में सोचता है क्या ऑस्कर क्रूशन साशा के साथ मैजिक डिस्कशन करता था? फिर एल्डर कहते हैं लेकिन तुम 6 महीने के बाद ही उनसे मिल पाओगे। फिर अपना एमसी कहता है क्यों, आखिर ऐसा क्यों? ये तो बहुत देरी हो जाएगी, ये तो व्हाइट नाइट फेस्टिवल का बाद का समय है। एल्डर कहते हैं वो एक बिजनेस ट्रिप में गई है एक इंपॉर्टेंट कमीशन को लेने के लिए। अपने एमसी कहते हैं वेट, क्यों आखिर? टावर मास्टर इस तरह की छोटी चीज क्यों कर रही है? एल्डर कहता है ये इसलिए है क्योंकि हाई मेज अभी एब्सेंट है। अपना एमसी कहता है ये कितना शर्मनाक है कि इस तरह की एक छोटी सी मैटर के लिए टावर मास्टर खुद पर्सनली वहाँ पे गए हैं। फिर अपना एमसी पूछता है मुझे रूड होने के लिए माफ करना लेकिन मैजिक टावर के मास्टर अभी कौन से लेवल पे है? फिर एल्डर कहते हैं वो लेवल 7 हाई मेज है। अपना एमसी कहता है अच्छा ऐसा है। फिर अपना एमसी मन में सोचता है उसके एज में मैं लेवल 9 पे था लेकिन वो अभी भी लेवल 7 में है, लेकिन सासा के टैलेंट के साथ उसको अभी तक लेवल 8 में पहुंच जाना चाहिए था। फिर एल्डर कहते हैं एनीवे हमें इस रिपोर्ट में पता चल रहा है कि उनके बॉडियों से अटैक के निशान मिले हैं जो कि बहुत ज्यादा साफ दिख रहा है। क्या तुम अभी कोई अटैक मैजिक प्रैक्टिस कर रहे हो फिर से? ऑस्कर क्वेश्चन कहता है वेल ये जब मेरे माइंड में आता है तो मैं ट्रेन कर लेता हूँ। फिर एल्डर कहते हैं अच्छा ऐसा है, अगर बात बस इतनी सी है तो तुम जा सकते हो। फिर अपना एमसी कहता है ऑल राइट, ऐसा कहकर वो चला जाता है। फिर अपना एल्डर कहता है मैजिक टावर वाइस मास्टर, आखिर आप यहाँ पे किस चीज के लिए आए हैं? हम देखते हैं एक बुढ़ा जो कि मैजिक टावर के वाइस मास्टर होता है। वो कहते हैं कि उस बच्चे के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मत हो, लेकिन लगता है कि मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया। हम देखते हैं वाइस मास्टर ऑफ द व्हाइट टावर जिनका नाम है हमेल ग्लिमिट्ज। फिर एल्डर हंसते हुए कहते हैं हाँ, अगर वो ट्रेवल में फंस रहा है तो लगता है मुझे उसको डांटना ही पड़ेगा। फिर वाइस टावर मास्टर कहते हैं हाँ तुम सही हो, लेकिन मैं उसे यहाँ पे लेके आया हूँ तो मैं उसके बारे में चिंता करता हूँ। फिर एल्डर कहते हैं लेकिन फिर भी। फिर वो अपने मन में सोचते हैं इवन दो ये एक बेसिक मैजिक है लेकिन 1 या 2 दिन के हार्डवर्क से ये इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं होना चाहिए था। आई एम श्योर वो हिडन प्लेस में बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है और स्टडी कर रहा है। ऑस्कर सेज वो कमीना मैं जितना सोचता था वो उससे भी ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है। फिर वाइस मास्टर कहता है हाँ ये मैं सुन के खुश हूँ, तो क्या हम एल्डर्स के मीटिंग को चले? एल्डर फिर लेना वो हमारी इंतजार कर रही है। फिर एल्डर उठते हुए कहते हैं हाँ चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं 10th फ्लोर। अपना एमसी वहाँ पे आ गया होता है और वो कहता है मैंने अपने स्टूडेंट्स को मेरे ड्रीम में देखा तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और ये बहुत ज्यादा खाली खाली सा है। उसके पीछे से एक गार्डनर आता है और कहता है हाँ तुम तो यंग ऑस्कर हो। अपना एमसी कहता है आखिर तुम कौन हो? वो गार्डनर कहता है मैं विटलर हूँ, मैं मैजिक टावर्स के फैकल्टीज को मैनेज करता हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में रूमर सुना था कि तुमने अपने मेमोरीज को खो दिया, तो ये सच है। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे बातें करते थे, लगता है कि तुम सारे भूल गए, कितना ज्यादा दुखी बात है। फिर अपना एमसी उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है, कहता है क्या मेरे मेमोरीज लॉस वाले रूमर्स कहाँ तक फैल गए हैं? फिर अपना एमसी उनसे पूछता है आप मुझे यंग सर ऑस्कर क्यों बुला रहे हैं? फिर वो गार्डनर कहते हैं हाँ, जब मैं यहाँ पे काम करता था तब यहाँ पे प्रीवियस मैजिक टावर के मास्टर आते थे और वो ग्रेट सर ऑस्कर है। अपना एमसी उसकी बात सुन के साइलेंट हो जाता है। फिर अपना एमसी अपने मन में सोचता है हाँ, हम दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। फिर वो उस गार्डनर से कहता है also, क्या तुम आपसे मेरे कन्वर्सेशन बड़ी बनना चाहोगे? वो गार्डनर कहता है मैं आपके ऑफर के लिए थैंकफुल हूँ लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि मैं इस टावर को जल्दी छोड़ के जाने वाला हूँ। अपना एमसी उनकी बात सुन के कहता है क्या आप कहाँ जाने वाले हो? वो गार्डनर कहते हैं मुझे यहाँ पे काम करते हुए 40 साल बीत गए। फिर अपने एमसी कहते हैं हाँ तो क्या हुआ, क्या कोई इशू है? फिर वो गार्डनर कहता है मैंने 3 टावर मास्टर को मेरे टाइम से सर्व किया है और कॉन्स्टेंटली मेरे को वर्कर्स चेंज हो गया। मैं बस एक लौता इंसान हूँ जो कि इस डिपार्टमेंट में बचा हुआ हूँ और मैं इसलिए यहाँ पे इतने सालों से टिका हुआ हूँ क्योंकि हमारे प्रीवियस टावर मास्टर ऑस्कर सेज अपने अपॉइंटमेंट सेरेमनी में कहा था कि सभी लोग जो इस टावर में रहते हैं तुम प्राइडली इस व्हाइट टावर की फैमिली हो। उसकी बात सुन के अपना एमसी कहता फिर वो गार्डनर कहता है हाँ ये सुन के अमेजिंग लग रहा होगा लेकिन उस मोमेंट से मैंने बिलीव किया कि मैं इस व्हाइट टावर का एक मेंबर हूँ। फिर अपना एमसी कहता है हाँ मुझे ये सुन के हैरानी नहीं हुई। वो गार्डनर कहता है हाउएवर इसी वजह से मैं ये जगह को छोड़ रहा हूँ। अपना एमसी कहता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है? फिर वो गार्डनर कहता है जैसे कि आपको पता है यंग सर ऑस्कर कि ये व्हाइट टावर अभी कुछ सही हालत में नहीं है और इसका हालत बहुत ज्यादा खराब है और इसके फाइनेंस अभी पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट मंथ मुझे यहाँ पे काम करते हुए 40 साल हो जाएगा। फिर अपना एमसी उनसे पूछता है क्या ये इसलिए है कि आपको लॉन्ग सर्विस अवार्ड चाहिए? फिर हमें बताया जाता है मैजिक टावर के मेजर्स को छोड़ के जितने भी व्हाइट टावर के मेंबर्स हैं उन सभी को हर 20 साल और 40 साल में पैसे दिए जाता है और उनको अवार्ड दिया जाता है उनके सर्विस के लिए। जो लोग यहाँ पे 40 साल तक काम करेंगे उनको 2 लाख बेल्स मिलेंगे और
इतने अमाउंट में तुम एक बड़े शहर में एक बड़ा सा घर भी ले सकते हो। फिर वो गार्डनर कहता है व्हाइट टावर के अभी के कंडीशन में वो इतना ज्यादा पैसे रिवार्ड के तौर पे मुझे कभी भी नहीं दे सकते। अगर वो ये पैसा मुझे देना चाहे तो बहुत लोगों की जान खतरे में आ जाएगी और उनको बहुत सारे काम करना पड़ेगा और उसी के बारे में सोच सोच के मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नो मैटर चाहे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन ये जगह मेरा सेकंड होम टाउन है। फिर अपना एमसी उसकी बात सुन के कहता है मुझे नहीं लगा था कि हालत इतना ज्यादा खराब हो जाएगा। फिर अपना एमसी मन में सोचता है मुझे लगा था कि अजूरे टावर पैसे के पीछे भाग रही है, आखिर मैं उनके लिए क्या हूँ? क्या मैं उनके नीचे काम करने वाला हूँ? आखिर मैं उन सब का काम क्यों करूँ? क्योंकि वो इतना ज्यादा पैसा कमाने में सक्षम रहे इसलिए वो करंटली हिस्ट्री में बेस्ट है। लेकिन आखिर मुझे क्या मिला? बस टाइटल्स, वॉर हीरो और मैनकाइंड के सेवियर। ये एक ऑनरेबल टाइटल है लेकिन ये टाइटल्स कुछ भी काम का नहीं है। ऐसा कह के वो अपने मुट्ठी को कस लेता है। फिर गार्डनर कहता है यंग सर ऑस्कर आखिर अपने अपने मुट्ठी को इतना ज्यादा टाइटली क्यों कस रहे हैं? हम देखते हैं अपने एमसी के हाथों से ब्लड निकलने लगता है। फिर अपने एमसी कहता है आखिर तुम इस जगह को कब छोड़ के जा रहे हो? वो गार्डनर कहता है 2 हफ्ते बाद। ऐसा कह के वो अपने एमसी के हाथों में अपना रुमाल बांध लेता है और कहता है प्लीज इन फार्मारी जाइए और थोड़ा सा मेडिसिन लगाइए इस पे। फिर अपना एमसी कहता है मैं होप करता हूँ कि तुम मेरे कन्वर्सेशन बडी बनोगे। फिर वो गार्डनर कहता है लेकिन मैं तो यहाँ से। फिर अपना एमसी कहता है तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक रास्ता है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एक ऐसा मेथड जिससे कि बहुत सारे पैसे आएंगे और आज के दिन जैसा आगे कभी भी नहीं होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अपना एमसी अपने रूम में बैठ के सोच रहा होता है मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह तो दिया लेकिन मैं ये कैसे करने वाला हूँ? मुझे अभी बस रिसर्च, लेक्चरर्स और कमीशन का रास्ता दिमाग में आ रहा है, लेकिन अगर पेमेंट मुझे देरी से मिलेगी तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? अभी मैं लेवल 2 का मैच हूँ, मुझे एक ऐसा बिजनेस बनाना पड़ेगा जो कि बहुत सारा पैसा कमाए। आई गेस ऑप्शंस बनाना ही मेरे पास ओनली ऑप्शन है। फिर वो न्यूज़पेपर को पढ़ता है और कहता है वेट ये तो। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं 5 टावर मास्टर के रूम में। वहाँ पे 2 लोग बैठे हुए होता है। उनमें से एक लड़की कहती है मैं इस चीज को इस बार इग्नोर नहीं कर सकती, ये बहुत ज्यादा हो गया है। फिर एल्डर कहता है हाँ ये डेफिनेटली गलत है, लेकिन फिर वो लड़की कहती है लेकिन क्या? हम देखते हैं व्हाइट टावर के एल्डर जो कि फाइनेंस के चार्ज में है, उनका नाम है फेडेनलीना। फिर एल्डर कहते हैं वेल जो कल्प्रिट था वो अभी पश्चाताप कर रहा है। फिर वो फेडेनलीना कहती है तो क्या तुम ऐसे ही उसको जाने दोगे? किसी से चुराना एक बुरी आदत होती है जो कि समय के साथ साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर एल्डर कहता है तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारे टावर के पास चुराने के लिए ज्यादा कुछ सामान है भी नहीं। उसकी बात सुन के वो फेडेनलीना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं जो भी बात कर रही हूँ तुम उसको अपोज कर रहे हो, तुम उस बच्चे को आइसोलेशन में क्यों नहीं भेज देते? एल्डर भी कहते हैं नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, आखिर हम एक लेवल 1 के बच्चे को आइसोलेशन ट्रेनिंग में क्यों ही भेजे? हम देखते हैं उनके साइड में बैठे होते हैं वाइस टावर मास्टर और वो चाय पीते हुए सैडली कह रहे होते हैं क्या ये 2 एल्डर्स के बीच का कन्वर्सेशन है? ये तो बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। फिर वो वाइस टावर मास्टर कहते हैं हाँ जैसे कि एल्डर मैक्सिम ने कहा कि आइसोलेशन ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्श हो जाएगा उस बच्चे के लिए और वो एक टॉर्चर से ज्यादा कुछ भी नहीं है उस बच्चे के लिए। फिर फेडेनलीना कहती है लेकिन वाइस टावर मास्टर कहता है उसके बजाय क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि जो यहाँ पे रिसर्च फीस वो पे करते हैं वो उसका 3 गुना पे करे। फिर फेडेनलीना कहती है क्या बस 3 गुना? फिर वाइस टावर कहते हैं तो चलो कुछ और टॉपिक पे बात करते हैं। फिर फेडेनलीना कहती है हमारे पास बहुत ज्यादा कम पैसा है तो हमें जल्द ही कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर वो कहती है हमारे पास बहुत ज्यादा फैकल्टीज है जिनको हम इस्तेमाल भी नहीं करते, अगर हम पोषण प्रोडक्शन चैम्बर के इक्विपमेंट्स को बेच देते हैं तो उस पैसे से हम 3 महीने तक सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज हमें सच में इस टावर को बंद करना पड़ेगा। फिर वाइस टावर मास्टर कहता है मैं इसका इजाजत नहीं देता। फिर वो कहती है वाइस टावर मास्टर। फिर वाइस टावर मास्टर कहता है ये एक मैजिक टावर है, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे मेजर्स आते हैं मैजिक को स्टडी करने के लिए और अपना नॉलेज को शेयर करने के लिए, और एक क्लोज्ड रूम में कोई भी फ्रेशर नहीं है और हम हमारे फ्यूचर को बेच नहीं सकते आज के हंगर को बुझाने के लिए। फिर वो फेडेनलीना कहती है तो बताइए क्या हमारे पास कोई फ्यूचर भी है? हमने 20 साल तक इंतजार कर लिया। उसकी बात सुन के एल्डर मैक्सिम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं फेडेनलीना। फिर फेडेनलीना कहती है वाइस टावर मास्टर आप इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? अगर यहाँ पे कोई जीनियस भी होगा तो वो कभी भी हमें सेव करने के लिए नहीं आएगा। उसके बात सुन के वाइस टावर मास्टर साइलेंट होते हैं और कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी फेडेनलीना कहती है कौन है यहाँ पे? हम अभी मीटिंग में हैं। फिर वाइस टावर मास्टर कहता है अंदर आ जाओ। फिर अपना एमसी वहाँ पे आ गया होता है और कहता है हेलो मैं हूँ ऑस्कर क्रिश्चियन। वाइस टावर मास्टर कहता है आखिर क्या हो ऑस्कर क्रिश्चियन? अपना एमसी कहता है मेरे पास एक सजेशन है तो प्लीज मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करने दीजिए। उसकी बात सुन के फेडेनलीना कहती है क्या वाह तुम तो फनी हो, सच में फनी हो। क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा कि तुमने रिसर्च फीस को अभी तक नहीं भरा है और तुम क्या शुरू करने वाले हो? एक बिजनेस, एक बिजनेस। ऐसा वो गुस्से में अपने एमसी को ताने मारने लगती है। फिर अपना एमसी कहता है मैंने पास्ट के न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त एक आर्टिकल को ढूंढा है, इसमें यह है कि फिनी स्टेट एक टेरिबल फ्लू की वजह से लॉकडाउन में चला गया था। फिर वाइस टावर मास्टर कहता है हाँ मैंने भी इसे देखा था और लोग कहते हैं कि ये कार्डिना फ्लू हो सकता है। अगर ये सच में कार्डिना फ्लू होगा तो ये बहुत ज्यादा टेरिबल होगा, क्योंकि अभी के लिए कार्डिना फ्लू के लिए कोई भी क्योर नहीं है। पास्ट में व्हाइट टावर के पास एक वैक्सीन था इसलिए तभी कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन उस वैक्सीन का रेसिपी हम खो दिए हैं 20 साल पहले। फिर अपने एमसी कहते हैं यस इवन द अजूरे टावर जो कि इस ऑसम मार्केट को डोमिनेट करता है वो भी अभी तक इसे रेप्लिकेट नहीं कर पाया है, तो मैं इसी चीज का बिजनेस करना चाहता हूँ। उसकी बात सुन के वाइस मास्टर कहता है क्या? फिर अपना एमसी कहता है मैं कार्डिना फ्लू का वैक्सीन को सेल करना चाहता हूँ। पहले जो व्हाइट टावर
टावर का मोनोपोली था इस मार्केट में, मैं उस मोनोपोली को रिवाइव करना चाहता हूँ। उसकी बात सुन के फेडलिना गुस्सा होकर कहती है, तुम्हारी बात सुना तो बकवास सुनने जैसा लग रहा है। मैजिक टावर्स और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बहुत सारे पैसे और लोगों को इन्वेस्ट किए, लेकिन कोई भी उस वैक्सीन को रेप्लिकेट नहीं कर पाया 20 सालों से, और तुम कह रहे हो कि तुम ये कर सकते हो, एक 20 साल का छोटा बच्चा। फिर अपना एमसी उनके तरफ मुड़ के कहता है, हाँ वो फेल हो गए, और हाँ मैं एक 20 साल का बच्चा हूँ, लेकिन मैं एक जीनियस हूँ। उसकी बात सुन के और फेडलिना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कहते हैं क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुमने हमसे 7,23,000 बेल्स को लिया अपने रिसर्च पेमेंट के फीस में, तुम हमसे 25,000 उधार भी लिए थे अपने इलीगल मिरेकल मेडिसिन को खरीदने के लिए। तुमको पता भी है एक ऑर्डिनरी फार्मर का एनुअल सैलरी बस 20,000 है, वो भी टैक्सेस के बाद, और तुम कह रहे हो कि तुम एक जीनियस हो। क्या तुम्हारे पास कोई भी आइडिया नहीं है कि पैसा कैसे काम करता है? क्योंकि तुम एक ऐसा वो कह ही रही होती है। लेकिन तभी वाइस मास्टर कहता है, एल्डर फेडलिना, व्हाइट टावर के एक मेज होने के तौर पे ऑस्कर यहाँ पे एक ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को सजेस्ट करने आया है, और मुझे पता है कि तुम अभी फाइनेंस के चार्ज में हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा रूड हो रही हो। उनकी बात सुन के फेडलिना कहती है, मैं माफी चाहती हूँ मास्टर। फिर अपना एमसी कहता है, मैं सोचता था कि वो मुझसे इतना ज्यादा हेट क्यों करती है, अब मुझे पता चला क्योंकि वो ट्रेजर को होल्ड करती है, क्योंकि वही है ट्रेजरर, अब मुझे सेंस बना रहा है। फिर वो उनसे कहता है, हाँ मैंने पास्ट 2 सालों में कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा श्योर हूँ, तो प्लीज मेरी बात को थोड़ा सा सुनिए। फिर वो अपने मन में सोचता है, ये बॉडी का ऑनर और मैं दोनों ही डिफरेंट है। फिर वाइस टावर मास्टर कहते हैं, क्या ऐसा कोई रीजन है जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा है कि ये कार्डिनल फ्लू है? फिर अपना एमसी कहता है, हाँ आप न्यूज़पेपर के पेज 2 को थोड़ा सा देखिए, उसमें लिखा है एल टेरा ऑर्डर्स, और एल टेरा ऑर्डर्स का आर्क बिशप बाल्डविन सडनली अपने प्लान को चेंज किए हैं पिलग्रिमेज के दौरान। फिर अपना एमसी कहता है, वो अभी सीरिन में और 1 महीना रहने वाला है अपने प्रेयर्स ऑफ ब्लेसिंग के लिए। क्या एक स्ट्रेंज चीज नहीं है? वो बड़े शहरों में बस 1 महीने के लिए रहते हैं अभी तक के लिए। फिर हमें एल टेरा ऑर्डर के बारे में बताया जाता है, द एल टेरा ऑर्डर मदर अर्थ को वर्शिप करता है जिनका नाम है टेरा, और उनके ऑर्डर में 7 आर्क बिशप्स है। वो सबसे ज्यादा इनकरप्ट और डिग्निफाइड होने चाहिए क्योंकि वो उस ऑर्डर के लीडर्स है, लेकिन रियलिटी में वो उस सबसे बहुत ज्यादा दूर है। ऑर्डर के जो सेकंड इन पावर होता है उसको कार्डिनल बनने के लिए बहुत ही ज्यादा कैंपेन फंड्स की जरूरत होती है, और उनको उनके विजिट के दौरान बस किसी जगह में 1 महीने तक ही रहने का इजाजत है, लेकिन वो भी तभी जब तुम किसी नोबल से मिल रहे हो या फिर मर्चेंट से मिल रहे हो या फिर उनसे पैसे ले रहे हो। लेकिन सीरिन पास्ट में एक ग्रेट सिटी हुआ करता था, लेकिन ये अब छोटे से छोटा होता जा रहा है। फिर एल्डर कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मुझे लगा था कि प्रेयर्स ऑफ ब्लेसिंग के वजह से वो यहाँ पे रुके हुए हैं। फिर अपना एमसी कहते हैं, हाँ इसीलिए ये और भी ज्यादा स्ट्रेंज है। आपको लगता है कि एक बैरन लैंड के लिए प्रेयर्स ऑफ ब्लेसिंग करेंगे वो? जैसे कि आप जानते हो उनके जर्नी का रूट पहले से ही एल टेरा ऑर्डर्स के मेंबर्स के द्वारा चूज कर लिया गया है। पहले सीरिन, मोस, मेलबोर्न और ग्रीनवेल, और उसके बाद आता है विनिस। द आर्क बिशप सीरिन आने से पहले नॉक्स में 1 महीने के लिए रहा, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो मॉस्क में भी और 1 महीने के लिए रहेगा, और वो दोनों मेलबोर्न और ग्रीनवेल में भी 1 महीने तक रुकेगा। तो क्या आपको इससे ऐसा नहीं लग रहा कि वो विनिस आने को अवॉइड कर रहे हैं? उसकी बात सुन के तीनों ही शॉक हो जाते हैं। अब एमसी कहते हैं, अगर तुम्हारे जर्नी के दौरान कोई भी एक्सीडेंट या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो द एल टेरा ऑर्डर्स के लोग कहते हैं कि वो अर्थ के गॉडेसेस को गुस्सा दिला दिए है, और उसका बेसिकली यही मीनिंग है कि आर्क बिशप को मार दिया जाएगा जो आर्क बिशप कार्डिनल बनने वाला है। फिर एल्डर कहते हैं, देन आर्क बिशप ब्लडविन को ये पता है कि जो विनिस में फ्लू फैला हुआ है वो कार्डिनल फ्लू है, और वो वक्त को जाया कर रहे हैं ताकि ये फ्लू शांत हो सके। अब एमसी कहते हैं, हाँ मैंने यही सोचा है। फिर वो फेडलिना कहती है, वेल तुम एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा अच्छे हो, मैंने एक थ्योरी में से यही एक्सपेक्ट किया था, अल्दो अभी के लिए ये बस एक थ्योरी है। फिर वाइस टावर मास्टर कहता है, हाँ तुम जो कह रहे हो मुझे वो समझ आ रहा है। फिर एमसी कहता है, तो फिर, लेकिन उसको बीच में ही रोक दिया जाता है। फिर वाइस टावर मास्टर कहते हैं, हाउएवर हम तुमको ऑफिशियली स्पॉन्सर नहीं कर सकते। अब एमसी क्या? वाइस टावर मास्टर कहते हैं, अगर हम तुमको फंड करेंगे तो हम बाकी मेजर्स को फंड नहीं कर पाएंगे। फिर एमसी कहते हैं, लेकिन फिर वाइस टावर मास्टर कहते हैं, हाउएवर मैं मेरे पर्सनल मनी को तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, और वो एक लिफाफे को निकाल लेता है। वो चीज देखे फेडलिना कहती है, वाइस टावर मास्टर ये तो। फिर वाइस टावर मास्टर उनको शांत करते हुए कहते हैं, हाँ हाँ ऑल राइट, ये बस 30,000 बेल है, अल्दो ये ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या ये तुम्हारे लिए एनफ रहेगा? और एमसी कहता है, क्या 30,000 बेल? उनकी बात सुन के अपना एमसी शॉक हो जाता है और कहता है, नहीं ये तो काफी नहीं रहेगा, ये तो काफी छोड़ो, ये तो थोड़ा सा भी नहीं है। फिर वो पर्सन प्रोडक्शन चैम्बर में आ गया होता है और अपने सर को पकड़ के टेंशन ले रहा होता है। फिर अपना एमसी मन में सोचता है, वेल आई गेस मुझे अभी प्लान बी के साथ जाना पड़ेगा। देन यहाँ का इक्विपमेंट तो सभी ठीक लग रहा है, मैं इतने पैसों में वैक्सीन का एक सैंपल बनाऊंगा और आर्क बिशप से पैसा लूंगा। फिर हम देखते हैं फ्रैंक वहाँ पे उसकी मदद कर रहा होता है। अपना एमसी उसको देख के सोचता है, हाँ ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, और कार्डिनल फ्लू की वजह से सबसे ज्यादा ट्रबल में यही है, और जो किसी चीज के लिए डेस्परेट है उसी से पैसे लूटना ही बेहतर है। तो अभी टाइम आ गया है वार्मो के लिए। फ्रैंक उसको देख के सोच रहा होता है, ये किस तरह का बिहेव कर रहा है, आखिर इसके साथ क्या गलत है भाई, ये बंदा पागल वागल तो नहीं हो गया। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
जी नेक्स्ट रिकेप में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था अपना एमसी एक पोशन बनाने के लिए लैब में आ गया होता है और वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और कहता है हाँ अभी ये वक्त आ गया है। ऐसा कह के वो एक फॉर्मूला को एक बोतल में डालता है और कहता है बुरा नहीं है। कहा जाता है कि एक ट्रू मास्टर उनके क्लास को हमेशा के लिए मेंटेन करके रहते हैं। मैंने इस एनर्जी ड्रिंक को प्रैक्टिस के तौर पे बनाया है, लेकिन मैं तो बेकार में ही चिंता कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं उस ब्लू वाला लड़के को, वो वास्तव में कुछ भर के ला रहा होता है और उसको लाने में प्रॉब्लम हो रही होती है। वो कह रहा होता है मेरा बैग टूटने वाला है। फिर अपना ऑस्कर सेल्स कहता है तुमने बहुत अच्छा किया, क्या तुमको वो सारे मिसिंग मेडिसिनल हर्ब मिल गए? तो वो ब्लू वाला बंदा कहता है हाँ ऑफ कोर्स, तुम देख सकते हो। बाय द वे तुम्हारे पास कुछ पीने के लिए है क्या? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। और ये रहा तुम्हारा रिसिप्ट। फिर ऑस्कर क्वेश्चन कहता है हाँ मेरे पास 30 रिकवरी पर्सन है तो सही। तो वो ब्लू वाला बंदा कहता है क्या तुम्हारे पास है? क्या वो बहुत ज्यादा महंगा नहीं मिलता है क्या? फिर अपना मिसी कहता है ये लो और मैं ये रिसिप्ट को ले रहा हूँ। वो ब्लू वाला बंदा वो पोर्शन को लेके कहता है तुम्हारा शुक्रिया, और वो खुश हो जाता है और कहता है ये तो बढ़िया है और वार्म भी है, क्या तुमने इसे बनाया है? तो अपना एमसी कहता है हाँ इसे मैंने ही बनाया है। फिर अपना एमसी सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी को चेक करके कहता है ये इंग्रेडिएंट्स का कंडीशन तो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है। तो वो ब्लू वाला बंदा कहता है मैंने सारे बेस्ट को ही चुना है ना, मैं हर चीज जांच परख के ले रहा था, इसलिए वो सेलर मुझ पे गुस्सा कर रहा था, समझे? फिर अपना एमसी कहता है क्या सच में? तुम्हारे पास जैसा आंख है तुम्हें उस हिसाब से तो एक मेज नहीं बल्कि मर्चेंट होना चाहिए। तो वो ब्लू वाला बंदा कहता है हाँ जब हमारा टावर बैंकरप्ट हो जाएगा तभी मैं यही करने की सोच रहा था। उसकी बात सुन के अपना एमसी उसके सर पे मजाक में मारता है। तो वो बंदा रोते हुए कहता है हाँ तुमने मुझे क्यों मारा? अपना एमसी कहता है सॉरी माफ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि तुमने हमारे इस टावर के बारे में बुरा बोला। फिर वो ब्लू वाला बंदा कहता है एनीवे अब मुझे क्या करना है? एल्डर फ्रीले ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूं और उन्होंने कहा कि ये अकेले करने में तुमको प्रॉब्लम होगा। अपना एमसी कहता है वो मेरे सामने तो बहुत ज्यादा मीन बात करती है लेकिन देखो उनको। फिर वो कहता है ऑल राइट देन इस सारे इंग्रेडिएंट्स को यहाँ से लेके चलो। फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है ऐसा नहीं है कि मुझे एक असिस्टेंट चाहिए। फिर अपना एमसी मन में सोचता है अभी के लिए हमारे व्हाइट टावर में बहुत सारे प्रॉब्लम चिल्ड्रंस है, अल्दो वो एक्सेप्शनली टैलेंटेड है लेकिन उनका दिमाग का पेस थोड़ा सा ढीला है। लेकिन अगर ये चिल्ड्रन मिल जाए और एक साथ काम करे तो वो टावर के स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उन लोगों में से एक बच्चा ये फ्रैंक साइरस भी है। मैं ये एज्यूम करता हूँ कि ये बेसलेस क्लेम नहीं है क्योंकि एक परसेप्टिव पर्सन ने मुझे ये एवोल्यूशन दिया है, तो मैं इस बच्चे के बारे में क्यूरियस हूँ, तो ये परफेक्ट टाइम रहेगा मुझे कंफर्म करने के लिए। फिर फ्रैंक कहता है हाँ मैं जब इसे परचेस कर रहा था तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये सब तो पॉइजनस है। हमें वो इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया जाता है, वो होता है ब्लैक लिली ऑफ वैली, रेड कैमेलास, घोस्ट मशरूम, मिरवा लीव्स। फिर अपना एमसी कहता है जस्ट बिकॉज वो पॉइजनस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और तुम्हें पता है ना हमें इसे इस्तेमाल करने से पहले क्या करना पड़ेगा? फिर फ्रैंक कहता है हमें इन पॉइजनस हर्ब को पानी में 12 घंटे के लिए उबालना पड़ेगा ताकि ये डिटॉक्सिफाई हो सके। फिर अपना एमसी कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके साथ, जब वो डिटॉक्सिफाई हो रहे होते हैं उनके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं उस प्रोसेस में। फिर वो फ्रैंक से पूछता है फ्रैंक क्या तुम्हें डम्पलिंग के बारे में पता है जो कि यान डायनेस्टी से है? फिर फ्रैंक कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैंने भी कुछ खाए हैं पहले, लेकिन तुम इसे अभी क्यों पूछ रहे हो? फिर अपना एमसी कहता है वो लोग डम्पलिंग्स बनाने के लिए एक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसको कि स्टीमर कहा जाता है। अगर तुम उस टूल को इस्तेमाल करो इस हर्ब्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए तो हम ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स को सेव कर पाएंगे और इस मेथड के साथ हम इस इंग्रेडिएंट का 98% इफेक्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। उसके बाद सुन के फ्रैंक कहता है क्या तुम सीरियस हो? ऐसा अगर बात है तो हम तो पोशन मार्केट को एकदम मोनोपोलाइज कर सकते हैं। फिर अपना एमसी कहता है हाँ वैसा करना पॉसिबल तो है क्योंकि पहले भी व्हाइट टावर ने ये करके दिखाया है। फिर फ्रैंक कहता है वाह, और इस तरह इस डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस का एंड होता है। फिर अपना एमसी कहता है नहीं ये बस इन इंग्रेडिएंट्स को सॉफ्ट बना देता है और हमें इसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए इजी हो जाता है। डिटॉक्सिफाई का प्रोसेस तो अभी शुरू होने वाला है। फिर वो इस्तेमाल करता है मैजिक का और कहता है एयर ड्रेन। ऐसा कह के वो मैजिक करता है और कहता है इसके साथ हमें बस इस स्टीम से टॉक्सिन को सेपरेट करना पड़ेगा, तो अच्छे से देखना। ऐसा कह के वो उस स्टीम से टॉक्सिन को अलग करने लगता है और कहता है अभी बाकी सारे स्टीम में कोई भी टॉक्सिन नहीं होना चाहिए, तो अभी हमें उन लोगों को मिक्स करना पड़ेगा एक राइट रेशियो में, 23% रेड कैमिलस और 47% मिरवा लीव्स। और ये रहा कार्डिनल फ्लू के लिए रेमेडी। फिर अपना एमसी फ्रैंक से पूछता है कि कैसा था, क्या ये इजी नहीं था क्या बनाने के लिए? उसकी बात सुन के फ्रैंक एकदम शॉक हो जाता है, कहता है फिर अपना एमसी कहता है अब तुम इसे ट्राई कर सकते हो। फिर फ्रैंक कहता है क्या मैं ट्राई करूँ इसे? फिर वो अपने मन में सोचता है बोलने से ज्यादा ये करना मुश्किल है, मैं तो अभी 2 अलग अलग मैजिक को एक साथ कास्ट भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे ये भी नहीं बता सकता कि मैं अभी डुअल कास्ट नहीं कर सकता। डैम इट, आखिर मैं क्या करूं? फिर वो कहता है तो मुझे अभी एयर ड्रेन स्पेल के साथ इसे परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना? फिर अपना एमसी उसके जादू को देखते हुए कहता है हाँ इसका माना कंट्रोल थोड़ा सा अनस्टेबल है, लेकिन ये बुरा नहीं है, मैं जितना इससे एक्सपेक्ट कर रहा था ये उससे भी ज्यादा अच्छा कर रहा है, हाउएवर बस उतना ही। फिर वो फ्रैंक से पूछता है क्या कुछ गलत है फ्रैंक? फिर फ्रैंक कहता है मैं अभी तक डुअल कास्ट नहीं कर सकता, इसलिए तुम मुझे छेड़ रहे हो, है ना? तुम्हें लेवल 4 या लेवल 5 में होना पड़ेगा ताकि इसका प्रिंसिपल तुम समझ सको, लेकिन अभी मैं लेवल 3 का हूँ। फिर अपना एमसी कहता है तो चलो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। फिर फ्रैंक कहता है क्या तुम मुझे सिखाओगे, वो भी एक सीक्रेट टेक्निक? फिर अपना एमसी कहता है हाँ अगर तुम इसके प्रिंसिपल को जान लोगे तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। ऐसे सोचो कि तुम अपने माइंड को 2 भागों में बांट रहे हो और तुम लेफ्ट साइड के पार्टीशन में ए म्यूजिक को परफॉर्म करोगे और राइट साइड के पार्टीशन में तुम बी म्यूजिक को परफॉर्म करोगे।
एक बार कोशिश करके देख लो, इससे तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। फिर अपना फ्रैंक कहता है क्या मैं पार्टीशन करूँ? फिर वो ऐसा करने की कोशिश करता है और वो शौक हो जाता है। कहता है हाँ। फिर अपना एमसी कहता है कांग्रेचुलेशन, तुमने तो डुअल कास्ट सीख लिया। फ्रैंक कहता है क्या ये इतना ज्यादा इजी था? तो वो लोग इतना ज्यादा लंबे समय के लिए हमें सिखाए क्यों नहीं? मुझे लगा कि ये हार्ड होने वाला है। फिर अपना एमसी कहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ग्रीडी है। फिर अपना एमसी मन में सोचता है वो लोग इतना मेहनत करके वो टेक्निक सीखे हैं और वो फ्री में जूनियर्स को इसे सिखाना नहीं चाहते और यही ट्रेडिशन बन गया है यहाँ पे। लेकिन एक ब्लड सॉकेट बैटलफील्ड में इस तरह का ट्रेडिशन बहुत ज्यादा बुरा है और अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो तुम्हें हर दिन टेक्निक्स को शेयर करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अभी हमारे व्हाइट टावर को इंटरेक्टिव टीचिंग की जरूरत है और नॉलेज को एक्सचेंज करने की जरूरत है और इस चीज के लिए शुरुआत फ्रैंक से हो चुकी है। फिर अपना एमसी फ्रैंक से कहता है वेल डन, तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया, तुम तो अच्छे टैलेंटेड हो। ऑनेस्टली मैंने सोचा नहीं था कि तुम फर्स्ट ट्राई में ही ये कर सकते हो। फिर फ्रैंक कहता है वेल ये इसलिए था क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया। फिर अपना एमसी कहता है लेकिन तुम तो थोड़ी देर पहले मुझे गुस्सा हो रहे थे है ना? उसके बाद सुनकर फ्रैंक एम्बरेस हो जाता है और कहता है अभी भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स बचा है तो लगता है मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। अपना एमसी फ्रैंक की ये हरकत देके एक स्माइल देता है और कहता है मेरे पास एक बड़ा स्ट्रीमर है तो चलो हम एक साथ इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। फ्रैंक कहता है ठीक है चलो करते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ घंटे बाद का सीन जहाँ पे फ्रैंक बहुत ज्यादा थक गया होता है और कहता है लगता है मैं मरने वाला हूँ। फिर अपना एमसी कहता है 514 बॉटल्स। लेकिन तभी देखते हैं हम वहाँ पे एल्डर आ जाते हैं और कहते हैं ऑस्कर यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया है। अपना ऑस्कर कहता है हाँ क्या प्रॉब्लम मास्टर? फिर एल्डर कहता है द अज़ूरी टावर का फार्मास्यूटिकल कंपनी न्यूटेक अभी 1 घंटे पहले विशव से मिलने गए हैं और लगता है कि हम थोड़ा सा लेट हो गए। उसके बाद सुन के अपना एमसी कहता है तो उन्होंने पहले ही कुछ प्लान करके रखा था। फिर एल्डर कहता है अगर वो पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट को पा लेते हैं तो हमारा रेमेडी यूजलेस हो जाएगा। उनके बाद सुन के फ्रैंक बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और रोने लगता है। तो एल्डर कहते हैं चिल रहो, कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोमेंट आता है जबकि हम अनलकी हो जाते हैं। फिर एमसी कहता है अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अगर मैं सही से याद करूं तो कारेना फ्लू को बी रैंक का डिजास्टर क्लासिफाइड किया गया है। अगर बात यही है तो हम एक चीज ट्राई कर सकते हैं। अपने एमसी के बाद एल्डर सुन के कहते हैं क्या ये सच है? अपना एमसी कहता है हाँ एल्डर आपका उड़ने का क्षमता बाकी वागन से ज्यादा है ना? फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सिरिन के एक लॉज में। हम देखते हैं वहाँ पे आर्क बिशप बैठा होता है, उसको कोई कहता है आर्क बिशप आपके मेंशन किया गया गेस्ट यहाँ पे आ गए हैं। आर्क बिशप कहते हैं उनको अंदर आने दो। हमें बताया जाता है आर्क बिशप के बारे में, उनका नाम होता है आर्क बिशप बाल्डविन और वो एल्टेरा ऑर्डर के आर्क बिशप है। फिर हम देखते हैं उनके सामने 2 बंदे आगे होते हैं और झुके कहते हैं एल्सिया आपकी केयर की वजह से हम बिना किसी ट्रबल में यहाँ पे आ पाए। हम देखते हैं अज़ूरी टावर के लेवल 5 में मोइरा माइने और ब्लैकआउट में फार्मास्यूटिकल कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नील ब्रायन। फिर अपना आर्क बिशप कहता है एल्सिया प्लीज आप यहाँ पे बैठ जाइए। मोइरा कहता है थैंक यू आर्क बिशप। फिर बिशप पूछता है आखिर कारिना फ्लू का रेमेडी का प्रोडक्शन कैसे चल रहा है? मोइना कहता है हाँ ये अच्छा चल रहा है। फिर उनकी बात सुन के बिशप कहता है हाँ मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया था अज़ूरी टावर और न्यूटेक से, तो ये बताओ कब तक ये फिनिश हो जाएगा? फिर वो मोइना कहता है हमें बस अभी क्लिनिकल ट्रायल्स करना बाकी है। फिर ब्रायन कहता है हाँ अगर हम सक्सेसफुल रिजल्ट पा लेते हैं तो हमें जल्द ही एम्पायर का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मिल जाएगा। फिर मोइना कहता है हाउएवर जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्लिनिकल ट्रायल्स 1-2 दिन में नहीं हो पाएगा। फिर बिशप पूछते हैं तो तुम इस मेडिसिन का लॉन्च कब करने वाले हो? तो मोइना कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम आधे साल के अंदर इसको फिनिश कर देंगे। उसके बाद उनके बिशप गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या आधा साल? मुझे 4 महीने में ही वेनिस को जाना पड़ेगा। फिर मोइना कहते हैं लेकिन हमारा शेड्यूल। फिर तभी उनके दरवाजे पे नॉक नॉक होता है। बिशप कहता है आखिर क्या है? तो वो कहता है आर्क बिशप आपसे मिलने के लिए और एक मेज आया है। फिर आर्क बिशप कहता है हाँ उन्हें अंदर आने दो। फिर आर्क बिशप मोइना से पूछता है आखिर तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ और एक पर्सन आने वाला है? मोइना कहता है क्या हमारे साथ तो कोई नहीं आ रहा। और फिर वो मन में सोचते हैं तो ये पर्सन कौन है? फिर वो कहते हैं चलो देखते हैं। फिर हम देखते हैं अपने एमसी का पैर वहाँ पे दिखाया जाता है, वो मन में सोच रहा होता है लेट्स सी। अगर मैं करेक्टली याद करूँ तो इन ऑर्डर्स को ग्रीटिंग्स करने के लिए एल्सिया कहा जाता था। फिर वो कहता है ग्रीटिंग्स मैं ऑस्कर क्रूशन लेवल 2 मेज ऑफ व्हाइट टावर और मैं आपके लिए एक अच्छा ऑफर लेके आया हूँ। उनकी बात सुन के बिशप कहते हैं क्या व्हाइट टावर आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर अपना एमसी कहता है मैं कारिना फ्लू के क्योर के सेल के बारे में बात करने आया हूँ। फिर अपना एमसी मन में सोचता है ये तो परफेक्ट टाइमिंग है, ये दोनों भी यहाँ पे इन्हीं चीज के लिए आए हैं। फिर वो उनसे पूछता है क्या मैं ज्यादा लेट हो गया हूँ? फिर बिशप कहते हैं नहीं तुम लेट नहीं हो क्योंकि ये लोग अभी प्रिपेयर होकर नहीं आए हैं। उनकी बात सुन के अपना एमसी कहता है ये सुन के अच्छा लगा, तो अभी हम व्हाइट टावर वाले इसको नेगोशिएट करने के लिए रेडी है ना? लेकिन तभी मोया गुस्सा होकर कहता है क्या तुम झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे व्हाइट टावर के पास ना ही कोई टेक्नोलॉजी है और ना ही पैसा है जो कि तुम इस फ्लू का क्योर को डेवलप कर दो। फिर उसकी बात सुन के बिशप कहता है ये तो एक वैलिड पॉइंट है। और तुम्हारा लास्ट नेम क्या है ऑस्कर? फिर अपना एमसी कहता है मेरा लास्ट नेम है क्रूशियन। फिर बिशप कहते हैं वेरी वेल ऑस्कर क्रूशियन, क्या तुम्हारे पास सच में क्योर है? उनकी बात सुन के अपना एमसी एक बॉक्स को नीचे रखते हुए कहता है अल्टेरा ऑर्डर के एक आर्क बिशप को कौन झूठ बोलने की हिम्मत करेगा? आप देख सकते हैं ये रहा उसका सैंपल। ऐसा कह के वो बॉक्स को ओपन करता है और उसके अंदर वो सैंपल रखा होता है। बिशप कहता है अगर हम इस नेगोशिएशन में आगे बढ़े तो तुम कितने और कब तक इसको प्रोड्यूस कर सकते हो? उसके बाद सुन के वो मोइरा गुस्सा हो जाता है और कहता है आर्क बिशप बाल्डविन। उनकी बात सुन के आर्क बिशप गुस्सा होकर कहता है आखिर तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? वो तुम ही हो जो कि अनप्रिपेयर्ड होकर आया है। उसके बाद सुन के वो मोइरा कहता है लेकिन हमारे पास अभी भी एम्पायर का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का परमिशन नहीं है। फिर वो गुस्सा होकर कहता है हाँ राइट, ओए क्या तुमने एम्पायर के एफडीए से अप्रूवल ले लिया? अपना एमसी कहता है नहीं। फिर वो मोइरा कहता है हाँ मैंने
मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था। आर्क बिशप, व्हाइट टावर का सिचुएशन हमारे सिचुएशन से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर हमको ये अप्रूवल मिल जाता है तो हम जल्द ही ये कॉन्टिनेंट के सारे जगहों में से जो हमारा फैक्ट्री है हम उनमें से मास प्रोड्यूस कर देंगे। और ये बात का भी याद रखना कि हम व्हाइट टावर के बारे में बात कर रहे हैं। और एज़ुरे टावर का लॉन्ग हिस्ट्री को देखा जाए तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि हम जो क्योर को डेवलप करेंगे वो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। फिर अपना एमसी कहता है, हाँ तुमने फेयर पॉइंट रखा है, लेकिन ये सुन के मुझे हैरानी हो रही है कि तुम्हें बस एज़ुरे टावर का लॉन्ग हिस्ट्री के बारे में पता है और तुम ये बात व्हाइट टावर के मेज के सामने बोल रहे हो। ये बात सुन के वो मोइरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है क्या तुम जल्दी से अपने बात को पीछे लो। फिर अपना एमसी कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? कॉन्टिनेंट का हिस्ट्री को पढ़ा जाए तो तुम देख सकते हो कि कौन सा टावर पहले बना था। उसके बाद सुन के मोइरा कहता है, क्या तुम बस 5 साल का डिफरेंस को लेके इतना ज्यादा बड़ा हंगामा करोगे? फिर अपना एमसी कहता है, बस 5 ईयर का डिफरेंस। इंटरेस्टिंग, तुम जिस 5 ईयर के डिफरेंस की बात कर रहे हो, जो गैप हम दोनों के टावर के बीच में है, जिसको कि तुम्हारे टावर मास्टर क्लोज करना चाहते थे, वो गैप कभी भी क्लोज नहीं होगा। चाहे 1000 साल लगे, इवन 10,000 साल भी हो जाएगा तो भी तुम हमसे क्लोज नहीं हो पाओगे। ऐसे हिस्ट्री वॉर करता है, समझे? और शायद तुम भूल गए कि 20 साल पहले व्हाइट टावर ही पोशन मार्केट में मोनोपोली रखता था। उसके बाद सुन के मोइरा कहता है, हाँ ये तो बस पास्ट की बात था, ये बात को किसी ने भी याद नहीं रखा था। फिर उसको कुछ महसूस होता है और वो हैरान हो जाते हैं। अपना एमसी और रिलीज करके कहता है, क्या पास्ट की बात है जिसको कि कोई याद नहीं रखा? फिर वो शांत हो जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम इसके बारे में ये सोचते हो? हम देखते हैं मोइरा और ब्रायन दोनों ही घबरा गए होते हैं। वो मन में सोच रहे होते हैं, आखिर थोड़ी देर पहले ये सेंसेशन क्या था? ये एक लेवल 2 का मेज कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। फिर अपना एमसी कहता है, तो मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहूंगा। फिर मोइरा कहता है, क्या? लेकिन तभी कोई दरवाजे से आता है फोन लेके और कहता है, आर्क बिशप, मैं माफी चाहता हूँ आपके मीटिंग को इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन हमारे पास एक अर्जेंट कॉल है। फिर आर्क बिशप कहता है, क्या? किसका कॉल है? वो बंदा कहता है, ये लॉर्ड ऑफ विनिस से है। फिर आर्क बिशप फोन को उठाता है तो वहाँ से विनिस का लॉर्ड कहते हैं, एल्सिया, आपके इमेजरेबल काइंडनेस के लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिशप कहते हैं, क्या काइंडनेस? तो वेनिस का लॉर्ड कहते हैं, हाँ आपने जो करीना फ्लू के क्योर भेजे थे उसके लिए। ये बात सुन के बिशप एकदम शॉक हो जाता है। फिर वेनिस का लॉर्ड कहता है, हाँ व्हाइट टावर के एल्डर ने कहा कि आपने इसे सीक्रेटली प्रिपेयर किया था और मैं आपको शुक्रिया अदा कहूँ। और जो भी पेशेंट्स इस दवाई को लिए थे वो कुछ ही घंटों में ठीक हो गए। ये तो एक मिरेकल है, लगता है कि ये गॉडेस से ब्लेसिंग है। ये बात सुन के अपना एमसी मुस्कुरा रहा होता है। फिर बिशप कहता है, हाँ ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो इसका कोई साइड इफेक्ट है? तो वेनिस के लॉर्ड कहते हैं, नहीं अभी के लिए तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये अमेजिंग है। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमें कब तक सेकंड वेज का क्योर मिल जाएगा? मैंने व्हाइट टावर के एल्डर से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बिशप के ऊपर निर्भर करता है, बस उतना ही उन्होंने कहा। मैं ज्यादा रस नहीं कर रहा, लेकिन आप बता सकते क्या? फिर बिशप कहता है, ये क्योर जैसे ही रेडी हो जाएगा हम सेकंड बेस भेज देंगे, तो ये ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो वेनिस के लॉर्ड कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्सिया। फिर आर्क बिशप फोन रख देते हैं और कहते हैं, ऑस्कर क्वेश्चन, क्या ये तुम्हारा काम था? फिर अपने एमसी कहता है, हाँ ऐसा लग रहा है कि ये समय पहुंच गया। लेकिन तभी मोइरा गुस्सा होकर कहता है, आर्क बिशप ये एफडीए के लॉ के अगेंस्ट है तो इसको पनिश करना पड़ेगा। फिर अपना एमसी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें लॉ के बारे में पता होना चाहिए। क्या तुम्हें वार के रिगार्डिंग लॉ के बारे में पता है? उसके बाद सुन के मोइरा कहता है, हे तुम टॉपिक को बदलना बंद करो, अगर तुम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? फिर अपना एमसी कहता है, लगता है कि ये कुछ 5 के 20 ईयर्स बहुत ज्यादा शांति से बीता है, इसलिए ये लोग भूल गए। लेकिन ये कैसे भूल सकते हैं? 20 साल पहले डीमंस के अगेंस्ट वार में जो वेपन का इस्तेमाल किया गया था, जिस वेपन ने सबसे ज्यादा लोगों की जान ली है, वो एक पेंडेमिक है। इवन मेजर्स ने बहुत ज्यादा क्विकली ट्रीटमेंट प्रोड्यूस किया, लेकिन एफडीए का अप्रूवल मिलने के लिए बहुत ज्यादा लंबा समय लग गया, जिसकी वजह से अप्रूवल मिलने से पहले ही बहुत लोग मारे गए। और इसीलिए हिज मैजेस्टी ने एक स्टेटमेंट ऐड किया आर्टिकल 42 क्लॉज 8 में। उसमें ये था कि वार के टाइम में जो भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसको स्पेशल ट्रीटमेंट कहा जाएगा और ये एफडीए के लॉ के अंदर नहीं आएगा। उनकी बात सुन के मोइरा कहता है, लेकिन क्या हो गया, हम तो वार में नहीं है ना अभी। उसके बाद सुन के अपना एमसी कहता है, एक सिचुएशन के 3 केसेस है जिसको कि हम वार डिक्लेयर कर सकते हैं। और पहला केस है एक अनदर नेशन या अनदर स्पीशीज के साथ फाइट करना, और सेकंड जबकि रेवोल्यूशन चल रहा हो, और थर्ड जब बी क्लास के ऊपर एक डिजास्टर आए। उसके बाद सुन के मोइरा शॉक हो जाता है। फिर अपना एमसी कहता है, कार्डिना फ्लू एक बी क्लास का नेचुरल डिजास्टर है, हेंस हमें एफडीए के लॉ को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सुन के मोइरा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन तभी उसको ब्रायन रोक देता है और कहता है, आर्क बिशप, व्हाइट टावर ने जो करके दिखाया वो हम भी कर सकते हैं, हम भी वेनिस स्टेट में इमीडिएटली इस ट्रीटमेंट को भेज देंगे। लेकिन तभी आर्क बिशप कहते हैं, लगता है आपको इस सिचुएशन की समझ नहीं आ रही है। ब्रायन कहते हैं, क्या आप क्या कहना चाहते हो? आर्क बिशप कहते हैं, व्हाइट टावर का ट्रीटमेंट जिस मोमेंट में वेनिस में पहुंचा, ये रेस तभी खत्म हो गया था। और उसके साथ साथ वेनिस के लॉर्ड ये सोच रहे हैं कि मैं व्हाइट टावर के मेजर्स के साथ काम कर रहा हूँ, और तुम बताओ क्या मैं इस चीज को बदल सकता हूँ और उनको कह सकता हूँ कि नहीं, मैं अभी एज़ुरे टावर के साथ काम कर रहा हूँ। उसके बाद सुन के वो ब्रायन की पसीने छूटने लगते हैं और कहते हैं, मैं पैसे कम कर दूंगा तो प्लीज। लेकिन तभी बिशप गुस्सा करते हैं और कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मेरे इमेज को पैसे के साथ खरीदना चाहते हो? ब्रायन कहते हैं, नहीं नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। फिर आर्क बिशप कहते हैं, एनफ, बस हुआ, मैं तुमसे और कुछ भी नहीं सुनना चाहता, तो दफा हो जाए यहाँ से। उसकी बात सुन के वो मोइरा उठ जाता है और जाते हुए अपने एमसी से कहता है, मैं तुम्हें इस सब के लिए पे करवाऊंगा। उसके बाद सुन के अपना एमसी मन में सोच रहा होता है, क्या इस बच्चे के हाथ में कोई विलन वाला डायलॉग है क्या, या फिर ये हाथ में लेके आया है ऐसे डायलॉग? ये तो वही सेम है जो कि 20 साल पहले हुआ करता था। फिर अपना एमसी कहता है, राइट, मैंने इस ट्रीटमेंट के लिए पहले ही पेटेंट रजिस्टर कर दिया है और इस वैक्सीन को पहले से में भी भेज दिया। इसके बाद सुन के वो मोइरा कहता है, क्या? अपना एमसी कहता
है अगर तुमको इस ट्रीटमेंट को सेल करना है तो तुमको व्हाइट टावर को फीस पे करना पड़ेगा। अगर तुम्हें व्हाइट टावर को फीस पे नहीं करना तो तुम्हें उन सब चीजों को फेंकना पड़ेगा। ये बात सुन के वो मोइरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। फिर तभी ब्रेयन कहता है तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ आर्कबिशप। ऐसा कह के वो वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। पर तभी अपने एमसी को कुछ महसूस होता है और उसे याद आता है वो एलेक्सर माली का बात जो उसने बताया होता है कि उस बंदे का सेंट थोड़ा सा यूनिक था, एक रिफ्रेशिंग और क्लियर मिंट की तरह। फिर अपने एमसी वो बात याद करके हैरान हो जाता है। तभी आर्कबिशप हंसते हुए कहता है आओ आओ यहाँ पे बैठ जाओ, फाइनली मैं तुमसे बात कर सकूंगा अच्छे से। अपना एमसी कहता है आपका शुक्रिया। फिर बिशप कहते हैं हमें अभी प्राइस के बारे में डिस्कशन कर लेना चाहिए, तो बताओ आखिर इसका प्राइस क्या होने वाला है। अजूरी टावर और न्यूटेक कंपनी 2 मिलियन बेल्स मांग रहे थे। उनकी बात सुन के अपना एमसी मुस्कुराता है और कहता है अगर वो 2 मिलियन मांग रहे थे तो वो अपना 5 उंगली दिखा के कहता है तो मैं आपसे बस 5 मिलियन लूंगा। वो बात सुन के बिशप हैरान हो जाते हैं, कहते हैं क्या तुम सीरियस हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं व्हाइट मेज टावर में। कोई कहता है आखिर ये क्या है, 10,000 100,000 ए मिलियन, क्या 10 मिलियन बेल्स। फिर वो एमसी पे झपट्टा मार के पकड़ लेती है और कहती है गुडनेस तुम बचे, मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो। एल्डर कहते हैं मैंने तो तुम पे शुरुआत से ही बिलीव किया है। फिर वाइस टावर मास्टर कहता है ये तो सरप्राइजिंग है, आखिर क्या हुआ, एक आर्क बिशप भी इतना नहीं दे सकते। फिर अपना एमसी कहता है इसके साथ साथ हमें एडिशनल फीस भी मिला है। तो वाइस टावर मास्टर कहते हैं क्या, कौन सा फीस। फिर अपना एमसी कहता है एडवर्टाइजमेंट फीस। ये वीडियो ये भी खत्म होता है, आगे क्या होगा इसको जानने के लिए देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।